अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। मैंने कुछ दिन पहले आप लोगों के साथ एक पोल शेयर किया था जिसमें मैंने आपसे मालूम किया था कि आप लोगों को कैसे नावल चाहिए, लॉन्ग नावल एपिसोडिक या फिर शॉर्ट नावल कंप्लीट। तो मोस्ट ऑफ ने लॉन्ग नावल एपिसोडिक पर ही वोट किया है और मेरी पर्सनल चॉइस भी वही था। तो मैं आज एक न्यू लॉन्ग नावल स्टार्ट कर रही हूँ। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगा। ये एपिसोडिक रहेगा। इसकी स्टोरी गैंगस्टर बेस्ड टाइप है, लाइक सुपरस्टार हीरो किडनैपिंग बेस, रिवेंज बेस, गैंगस्टर बेस, माफिया वाली कुछ इस टाइप से स्टोरी है। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हर नए आने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले। क्योंकि ये एपिसोडिक आएगी तो आपको पार्ट्स मिलते रहेंगे डेली बेसिस पे। मैं कोशिश करूँगी कि मैं डेली बेसिस पे डालूँ। चलिए अपना नावल स्टार्ट करते हैं। वो पूरी रफ्तार से भाग रही थी। यूं हवास भागता भागने के सबब मुंह आधे से ज़्यादा खुला था, कंधों तक आते बाल बिखरे हुए थे और खुले होने के बायस जितनी रफ्तार से वो भाग रही थी, दाएं बाएं झूलते हुए बार बार उसका चेहरा ढक रहे थे। कपड़ों के नाम पर इस वक्त एक पतली सी बिना आस्तीन की नीम बरहाना सफ़ेद नाइटी नमा फ्रॉक के सिवा कुछ भी उसके तन पर मौजूद नहीं था और इस फ्रॉक की लंबाई इतनी कम थी कि घुटने ढांपने से भी कासिर थी। ना पैरों में जूते थे, ना कोई चादर। कहाँ वक्त था वो जूते पहनती या तन पर चंद कपड़ों का इजाफा कर पाती। जैसे ही वो बज़ार जिस्म नोचने की खातिर ऊपर झोंका था, काटता उसका रान पर गाड़ते ही वो भागकर खड़ी हो गई थी। रुकने का, कुछ भी सोचने का, हत्ता कि अगला सांस लेने का वक्त नहीं था उसके पास। और फिर खिड़की से फलांग लगाती, पहाड़ से उतरती, यात्रा भी अब नीचे भाग रही थी। भाग कर सांस फूलने लगी थी। कल से एक निवाले भी हलक से नीचे नहीं उतारा था। कहाँ पता था ऐसा मौका मैसर आ जाएगा। नहीं तो कुछ ज़रूर खाती और शायद अब ज़्यादातर रफ्तार से भाग सकती। एकदम से भागते भागते वो रुक गई थी। सांस बुरी तरह फूल रही थी। बदन में खून तक मंजमंद करती ठंडी में भी पसीने के नन्हे कतरे उसकी परेशानी पर नमूदार थे। दाएं बाएं कमर पर हाथ धरे सांस को मुतवाजन करते वो अब इर्द गिर्द देख रही थी। भागते हुए तो इतना महसूस ही नहीं हुआ था, मगर अब रुकते ही जैसे बदन को यक बख्शा वजूद को चीर कर रगों में दौड़ते खून में सरायत करती ठंड का एहसास हुआ। वो कपकपा गई। ठिठुरते लबों पर ज़बान फेरी, दोनों हाथों से बराहना कंधों को जोर से मसल कर इर्द गिर्द देखा था। चारों तरफ गुप अंधेरा था जिसमें पूरी आंखें खोलने पे भी हद निगाह बहुत कम थी। वो पागलों की तरह कच्ची वस्त में खड़ी सड़क पर गिर्द जाए पनाह तलाश कर रही थी, लेकिन जहन था कि मंजमंद होने लगा था। दांत आपस में बजने लगे थे। लाविया नामी चीन के इस गांव में ज़्यादा खेत थे और कम घर। लकड़ी और बांस से बने डब्बे नुमान मकान कुछ ऊंचाई पर पहाड़ों पर बनाए गए थे, जहां से वो उतर कर अब नीचे खेतों में आ चुकी थी। यकीनन वो भी इस वक्त लाविया के किसी खेत में ही मौजूद थी। अगरचे 2 दिन में वो इस जगह के नाम के अलावा कुछ भी नहीं जान सकी थी, इसीलिए अब कुछ खबर नहीं थी उसे किस तरफ जाना है। बस इतना याद था कि लिताओ उसे किसी कश्ती में बिठा कर ही इस गांव तक लाया था। यहाँ वाहिद एक पक्की सड़क थी जहाँ जान बचाने और यहाँ से फरार के लिए पहुँचना ज़रूरी था। चंद लम्हे वहाँ सांस बहाल करने के बाद वो एक सिमट की तरफ फिर से भाग चुकी थी। वो लोग अब तक उसके पीछे भाग चुके होंगे, इस ख्याल के आते ही वो अपनी रफ्तार को बढ़ा चुकी थी। नंगे पाँव होने के बायस भागना बहुत दुश्वार था। सर्दी इतनी ज़्यादा थी कि नंगे पाँव के रास्ते पूरे जिस्म में घुस रही थी। लगता यूँ था कि इज़्ज़त बचाने कर भाग तो चुकी थी, मगर शायद सर्दी से ज़्यादा देर जिंदा नहीं छोड़ेगी, लेकिन इस तरह मरना उसको कबूल था। भागते हुए अचानक अंधेरे में ही उसके पैरों को एहसास हुआ कि वो अब कच्ची मिट्टी पर नहीं, किसी पक्की सड़क पर भाग रही है। दिल में एक मुहिम सी उम्मीद जागी थी कि शायद वो यहाँ से निकलने में कामयाब हो जाए, और उम्मीद के जागते ही उसकी रफ्तार भी मज़ीद बढ़ चुकी थी। बाज़ औक़ात उम्मीद की एक किरण नज़र आते ही गहरे साए फैलने लगते हैं, और ऐसा ही कुछ उसके साथ ही हुआ था। किस्मत अभी उस पर मेहरबान होने को तैयार नहीं थी। उस पक्की सड़क पर वो अभी कुछ ही देर दौड़ जा सकी थी जब पीछे से गाड़ी की हेडलाइट्स की तेज़ रोशनी ने एकदम से गुप अंधेरे में डूबे सारे मंजर को रोशन कर दिया था। वो नक्तसर रास्ते ही ले रही थी, पर शायद वो पहले से ही उस सड़क पर मौजूद थे और अब किसी मोड़ से मुड़कर उस तक पहुँच चुके थे। जन गाड़ी की आवाज़ ने बता दिया कि गाड़ी चलाने वाला उसी के पीछे है।
गाड़ी पूरी रफ्तार से पक्की सड़क पर भागती अब उस तक का फासला ख़त्म कर रही थी। उसने एक लखत मुंह और चुंधी आंखों से पीछे मुड़कर देखा। जहां मुंह से सफ़ेद धुआं बाहर निकला वहां जान हलक में आई थी। हिम्मत हारना कहाँ सीखा था उसने। थूक निगल कर रुख सीधा किया और भागने लगी। अचानक पाँव किसी पत्थर से पूरी कुव्वत से टकराया और वो लड़खड़ा कर मुंह के बल सड़क पर गिरी। उसके बराहाना टांगे और घुटने बुरी तरह पक्की सड़क पर घसट गए। तकलीफ से दिल खराश चीख हलक से बरामद हुई थी और यख बस्ता फिजा में घुल गई थी। जहां पत्थर टकराने से पाँव को अंगूठे में बेपनाह दर्द की लहर उठी, वहां अब मुंह के बल गिरने से घुटने छिलने की तकलीफ भी थी। वो इस बुरी तरह गिरी थी कि सर भी चकरा गया था और उसी आशना में गाड़ी पूरी रफ्तार से उसके पास आ रुकी। रोशनी में पूरी आंखें खोले, कांपते हुए गर्दन का झोंका अपने घुटनों से रास्ते से खून की तरफ देखा था। ठीक गाड़ी का दरवाज़ा खुलकर बंद होने की आवाज़ थी। पकड़ इस जलील को, लिताओ ने चीनी ज़बान में चीख कर गाड़ी के खिड़की में से सर निकालते हुए कहा था। यकीनन वो दूसरे शख्स को उसे पकड़ने का कह रहा था। दूसरा शख्स जो पहले ही गाड़ी से उतर चुका था अब घूमकर उसकी तरफ बढ़ा और लपक कर उसे उठने से पहले उस तक पहुंचा था और आते ही पहले उसके बाल अपनी मुट्ठी में दबोच लिए। वो लंबे बालों और एक कान में बाली पहने खौफनाक शक्ल का शख्स था। गरम मोटी बोरी नुमा चादर को खुद पर ओढ़े वो सर को ऊन की टोपी से ढके और अब उस पर झुक रहा था, जो इस वक्त भी बेसुध सड़क पर लेटी कराह रही थी कि यहाँ भाग रही थी। उसने टूटी फूटी उर्दू में खबाज़त से दांत निकालते हुए बालों को अपने हाथ में मोड़ा था। खोपड़ी की जिल से कितने ही बाल टूटने की तकलीफ उसे साथ महसूस हुई थी। उसकी आंखों के किनारों ने आंसू बह निकले और कितनी ही तकलीफ में एक और तकलीफ के इजाफे ने चेहरे का जाविया बिगाड़ दिया था। छोड़ो, मुझे छोड़ो, मुझे नहीं करना ये सब, मुझे मेरे घर जाना है। वो तकलीफ से चीख उठी थी। उसकी इस चीख पर उन दोनों के फलक शगाफ कह को खौफनाक अंधेरे में सड़क पर दूर तक गूंज गए थे। दूसरे शख्स ने दांत पीसते हुए उसके बालों की मुट्ठी में लेकर फिर से दबोचा था। एक झटका उसकी गर्दन को पड़ा और चेहरा आसमान की तरफ उठ गया। वो अब उसके चेहरे पर झांका जहरीले सांप की तरह फुनकार रहा था। उसके जिस्म में और मुंह से उठते बदबू की भभक्के से उसके नाक नथनों में घुस रही थी। वो बेबस थी, ना हिल सकती थी, ना खुद को छुड़ा सकती थी। गर्दन इतनी सख्ती से ऊपर उठाई हुई थी कि उसके गले की रगें तन कर बाहर को उभर रही थीं। सर्दी की शिद्दत बढ़ती जा रही थी और जिस्म और दांत कपकपाने लगे थे। गाड़ी का दरवाज़ा फिर से खुलने की आवाज़ आई। शायद लिताओ अब गाड़ी से बाहर निकला था। वो नाक फुलाए गुस्से में फुंकारता उसके करीब पहुंचा और उसके पेट में टांगों को घुमा घुमा कर मारने लगा। अब भागेगी कमीनी, वो पूरी कुव्वत से चिल्ला रहा था। वो लगातार टांगे पेट में मार रहा था और उसके हलक से निकलने वाली चीखें जानवर ज़िबा होते वक्त की चिंगाड़ के मुतरादिफ थीं। लिताओ के चमड़े के बूट उसके नाव से ऊपर ज़र्ब लगा रहे थे। अंतड़ियाँ जो भूख से पहले ही सिकुड़ी हुई थी अब उसकी ज़रब पर और चिपक रही थी। वो तड़प कर टांगें समेटती घुटनों को पेट से जोड़ रही थी। दूसरे शख्स ने उसे बाल से दबोच रखा था और लिताओ टांगों को खींच कर मोतातर उसके पेट में मार रहा था। यहाँ उसकी इन हौलनाक चीखों को सुनने वाला कोई नहीं था। दूर दूर तक चीखें खुले खेतों में लंबे दरख्तों और कच्ची पगडंडियों से टकराकर वापस आ रही थी। एक लहकत वो उछल कर ऊपर हुई। मुंह से अचानक कुछ उबलकर बाहर निकला। बालों को दबोचे खड़े शख्स ने एक झटके से उसके सर को छोड़ा था। बेहाल होकर उसकी आंखें ढलक गई थीं। सड़क पर उसके मुंह से निकले खून की छींटें दूर तक गई थीं। अब वो उसके बाजू थाम रहे थे और उसे घसीटते हुए गाड़ी तक ला रहे थे। गाड़ी की पिछली सीट का दरवाज़ा खोलते ही दोनों ने उसे उठाकर पटकने के अंदाज में पिछली सीट पर फेंका और दरवाज़ा ज़ोर से बंद किया। उसका चेहरा सीट से जैसे ही टकराया खून के छींटे अगली नशिस्त की पुष्ट तक गए थे। ठक ठक गाड़ी की दोनों दरवाजे बंद होने की आवाज़ आई। वो दोनों गाड़ी में बैठ चुके थे। पेट की तकलीफ इतनी शदीद थी कि उसने कहराते हुए टांगों ऊपर की समेटी थी। गाड़ी गर्म थी। जहाँ यख होते जिस्म को गर्माहट का सुकून मिला था वहाँ घुटनों पर रिश्ते खून की जलन होने लगी थी। मुझे यहाँ नहीं रुकना, अब इसको रखना अब इसको। लिताओ की आवाज़ कार में गूंजी थी। 2 दफ़ा यहाँ से भागने की कोशिश कर चुकी है ये। लिताओ के गुस्से में उभरी आवाज़ कानों में पड़ी थी। इसकी सूरत भी इतनी प्यारी नहीं, इसके आज़ा ही बेचने पड़ेंगे। चलो कुछ पैसे ही आता है। लिताओ ने गुस्से से स्टीयरिंग पर हाथ मारा था। वो गुर्रा रहा था। नहीं, ज़रूरत नहीं है, जिस्म की बात होती है। नहीं, हम धंधा करेंगे इससे।
दूसरे निशस्त पर मौजूद शख्स ने लिताओ की बात की नफ़ी कर दी थी। लिताओ फिर से वही कुछ अपनी ज़बान में दोहरा रहा था। दोनों की अब झड़प हो रही थी। तकलीफ़ को महसूस करते भवें सुकेड़ कर वो उनकी बातें समझने की सही में थी। जितनी चीनी ज़बान वो सीख चुकी थी उसके मुताबिक यही समझ आ रहा था कि लिताओ अब उसे यहाँ नहीं रखना चाहता। वो दूसरे शख्स को कह रहा था, ना तो उसकी शक्ल अच्छी है और ना ही उसे बार बार भागने की वजह से मज़ीद संभाल सकता है। वो उसे शहर में बेच देना चाहता था, शायद वहीं जहाँ जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से निकाल लिए जाते हैं। उसकी रीढ़ की हड्डी में खौफ की लहर सनसनी सूरत दौड़ गई। आसाब एकदम से ऐसे बोझ तले दबे कि उसके हवास अब खोने लगे थे और फिर उसी तकलीफ़ में वो आंखें मूंदे इस दुनिया से बेखबर हो चुकी थी। अमेरिका, लॉस एंजलिस, बेवर्ली हिल्स में रात का मंजर था ज़्यादा खूबसूरत लिए हुए था। यह अमेरिका के इस हसीन तरीन शहर में बने बेशकीमती घरों में से एक था दारांग विलाज। समंदर के किनारे पर बना ये कांच की तरह चमकता रोशन खूबसूरत दारांग विलास चमक दमक में आज और ही रंग दंग लिए हुए था। विलास के बैरूनी राहदारी में ही लंबी कतार में बेशकीमती गाड़ियाँ खड़ी थीं और गेट पर बैठे गार्ड्स खुशगपियों में मसरूफ़ थे। रात के 12 बजे का वक्त था। वक्त भी ये शानदार विला दारांग विलास दिन का समा पेश कर रहा था। जगमगाती रोशनियाँ और चमचमाते रज़्क बुर्क, जदीद तर्ज के मलबूसात, ज़ेबतन किए हुए कम मशरक़ी और ज़्यादा मगरबी मेहमान, मध्यम सी मधुर बजती बैली और मौसीकी मन मगन नज़र आ रहे थे। जदीद तर्ज पर तैयार करदा तैराकी के तालाब के एक तरफ लॉन में मेज़ों पर सजे हुए लजीज बाआम इश्तिहा अंगेज़ खुशबू फैला रहे थे। इस खुशबू के साथ मिली जुली मुख्तलिफ कीमती क्लोन की महक पूरे माहौल को मसहूर कुन बना रही थी। इर्द गिर्द से खफीफ दिल फरेब कहकहों के जलतरंग वक्फे वक्फे से उभर रहे थे। यहाँ तो हुस्न और दिलकशी का एक सैलाब उमड़ आया था। इन सब लोगों में वो सियाह चमकती मैक्सी में मलबूस सब में नुमाया थी। नाम तो रोबीना था, मगर यहाँ बेलवरी हिल्स में सब उसको रूबी मलिक के नाम से जानते थे। 40 साल की उम्र में भी उसके चेहरे पर कोई झुर्री नहीं थी। हसीन, दिलकश और जदीद मेकअप और ज़ेबाइश से लैस वो तकरीब की जान थी। उसके बिल्कुल साथ खड़े असफंद मलिक भी कम नहीं थे। होबरू और रोबदार शख्सियत, वो दोनों अपने सामने खड़े लॉस एंजलिस के मशहूर बिजनेसमैन माथुर से मुँह गुफ्तगू थे और माथुर ने की नज़र बार बार रूबी पर फिसल रही थी, जिससे वो और उसका और सरशार हो रही थी। तोबा। इन लोगों से कुछ दूर मशरूब का गिलास थामे सिलेटी रंग के बेशकीमत सूट पैंट में मलबूस असफंद मलिक का सपूत बुरहान मलिक कितनी ही मगरबी हसीनाओं के बीच खड़ा दिल फरेब कहके लगाता हुआ हर फिक्र से आज़ाद दिखाई दे रहा था। सलीके से बाल जेल से पीछे किए कीमती लिबास में वो अपने माँ बाप की परछाई ही था। सबके चेहरे खिल रहे थे। ये शानदार तकरीब असफंद मलिक की बीवी रूबी के जन्मदिन की खुशी में रखी गई थी। दारांग विला पूरे बेलवरी हिल्स में खूबसूरती में तो पहले से ही अपनी मिसाल आप था, लेकिन इस वक्त दीदा ज़ेब सजावट ने तो और 4 चांद लगा रखे थे। ये एकदम ही जैसे इन पुरसुकून माहौल और महसूर कुन मंजर में थरथराहट पैदा हुई। दारांग विला के गेट के करीब बैठा गार्ड हड़बड़ाकर खड़ा हुआ और हवाइया उड़े चेहरे के साथ गेट खोलने लगा। दांत निकालती रोजीन के चेहरे से ये एकदम से पेशनी हंसी गायब हुई थी। तीर की तरह भागकर उसने सबसे पहले मौसीकी बंद की, जिसके बंद होते ही असफंद मलिक और रूबी चौंक कर मुतवज्जह हुए थे। असफंद मलिक और बिल्कुल उसके पास खड़ी रूबी ने एक साथ गेट की तरफ देखा था। एक लम्हे के लिए दोनों की आंखों में तहिर उमड़ा और अगले ही लम्हे रूबी सटपटाकर असफंद मलिक के करीब हुई थी। ओ असफंद, तुमने मुझसे कहा है कि वो चाइना गया है शूटिंग के लिए। रूबी ने हवास बागता लहजे में असफंद से सवाल किया था। असफंद मलिक तो पहले से हौकों की तरह गेट की तरफ देख रहे थे। रूबी के यूं छक्के छूटने पर भवें मजीद इकट्ठी की। तो झूठ कब बोला था मैंने? मेरी बात हुई थी उसके अनिल से। आज दोपहर की फ़्लाइट थी उसकी। असफंद मलिक ने लबों को भींचते अपनी बात की तस्दीक की थी। गेट खुल चुका था। गहरे नीले रंग की बुगाटी एटलांटिक फर्राटे भरती हुई सफ़ेद चमकते फर्श को रोंद कर गेट से अंदर दाखिल हुई थी। वो इतनी रफ्तार से इस शानदार दारांग विला में दाखिल हुई कि उसकी ड्योढ़ी में पहुंचने से पहले ही तैराकी के तालाब के करीब और लॉन के घर खड़े सब मेहमानों की गर्दनें इसकी तरफ मोड़ चुकी थी और मुंह खुशी और जोश के मारे खुल चुका था। दारांग इज़ हेयर। कितनी ही चीखें नुमा बाज़गश्त एक साथ ही उभरी थीं। सबके चेहरे आने वाले की आमद पर चमक उठे थे।
सिवाय दरांग विला के मकीनों के, जिनके चेहरे पर फीके पड़ गए थे। बुरहान मलिक ने लब भींचे गुस्से से गिलास पास रखी मेज़ पर पटका और तेज तेज कदम उठाता हुआ हॉक बने खड़े असफन मलिक और रूबी की तरफ बढ़ा था। मीडिया वाले कैमरा थामे पागलों की तरह देवड़ी की तरफ जा रहे थे और बहुत से दीवाने भी एक दूसरे से टकराते आगे बढ़ रहे थे। लड़कियां तो बाकायदा अपने लिबास दुरुस्त करती, गहरे गलों को मजीद खींचकर नीचे करती, कंधों से अपनी मौसीकी के स्ट्रेस ढकेलती देवड़ी की तरफ बढ़ रही थी। अटलांटिक की ड्राइविंग निशस्त की तरफ का दरवाज़ा जितनी नरमाहट लिए खुला था, उसमें से निकलने वाला नफ्स उसके बिल्कुल बरअक्स था। उसके बाहर निकलते ही निस्वानी चीख पुकार ने दारांग विलास में बेहंगम शोर बर्पा कर दिया था। सिया जीन्स, गोल गले वाली सफ़ेद टी शर्ट पर सिया हुडी, जिसके ऊपरी टोपी को एक झटके से सर से उतार चुका था, बिखरे घने गहरे भूरे बाल और कुशादा शिकन आलूद पेशानी, गुस्सैली लंबी आंखें, वो भवें इकट्ठी किए बेजारी से अपने इर्द गिर्द बढ़ते हुजूम को देख रहा था, जबकि गेट पर मौजूद गार्ड्स अब लोगों को उसके करीब आने से रोक रहे थे। बुरहान ने आंखों को मजीद सुकेड़ा और मुठ्ठियां भींचकर असफन मलिक की तरफ रुख किया। व्हाट द हेल इज़ दिस? बाबा, आपने कहा था वो शूटिंग के लिए जा रहा है, तो ये भी यहाँ क्या कर रहा है? बुरहान ने दांत पीसे और असफन के कंधे के करीब होकर कान में गुर्राया था। असफन मलिक तो हुनूज सामने दरान मलिक पर निगाहें जमाए दम साधे खड़ा था। जस्ट कूल डाउन, मुझे खुद नहीं मालूम वो यहाँ कैसे है इस वक्त। आवाज़ को हद दर्जा धीमा रखकर जवाब दिया था। वो अब गार्ड्स की मदद से हुजूम से निकलता लंबे लंबे डग भरकर लॉन के वस्त में लगे मेज़ों की तरफ आ रहा था। लड़कियां आहें भर रही थीं, कैमरे तस्वीरें खींच रहे थे। रूबी गड़बड़ाकर फिर से असफंद के कान के करीब हुई थी। असफंद, रोके इसे, ये करने वाला क्या है? मुझे इसके इरादे ठीक नहीं लग रहे हैं, सारी पार्टी ख़राब कर देगा। वो हद दर्जा आवाज़ को धीमा रखे हुए खौफ से गोया हुई थी। डोंट वरी, ओवर रिएक्ट मत करना बिल्कुल भी। असफन झटके से कोट दुरुस्त करते हुए तेज़ी से आगे बढ़े थे। वो तूफान अब गुस्सैली आंखों लिए तैराकी के तालाब के पास पहुंच गया था, जहां से गुजर रहा था। मुलाजिम हाथ बांधकर सर झुका रहे थे। उसके लॉन में पहुंचने तक असफन मलिक उस तक पहुंचकर उसके सामने आ चुके थे और वो अपने सामने खड़े असफन मलिक को देखने के बजाय एक आईब्रो उठाए, गर्दन अकड़ाए, इर्द गिर्द की सजावट देख रहा था। ऊपरी लब को दांतों से पकड़कर खींचा और नाक चढ़ाकर सांस ली। पेशानी पर बल मजीद गहरे हुए थे। जितने बल गहरे हो रहे थे, उतनी ही आंखें गजब ढा रही थी। असफन मलिक उसके और करीब हुए, चेहरे पर परेशानी की लकीरें उभर रही थीं। दारान, कोई तमाशा मत करना, इट्स माई रिक्वेस्ट प्लीज़। मुझे तुमसे इजाज़त लेनी चाहिए थी, लेकिन तुम्हारी शूटिंग थी, सो मैंने सोचा। असफन ने इल्तिजाई लहजे में उस सब की वजाहत देनी चाहिए थी। असफन मलिक एक हाथ उसके कंधों पर यूं धरे खड़े थे जैसे उसे राम कर रहे हों। दारान ने आहिस्तगी से अपने कंधे पर से असफन मलिक के हाथ को हटाया, मतलब वो उनकी बेतुकी वजाहत सिरे से ही रद्द कर चुका था। असफन ने एक निगाह कुछ दूर परेशान हाल खड़ी रूबी और नाक फुलाए जब्त लिए लब भींचे खड़े बुरहान पर डाली थी। दारान अब वसूख से कदम उठाता हुआ लॉन के वस्त में सभी मेज़ों के करीब जा रहा था, जहाँ जहाजी साइज़ का चॉकलेट केक मेज़ के वस्त में सजा हुआ था। असफन मलिक ने तेज़ी से अपने और उसके बीच का फासला ख़त्म किया। दारान, फॉर गॉड सेक, रूबी की बर्थडे पार्टी है, आज कोई तमाशा मत करना। उन्होंने दांत पीसते हुए दारान का हाथ थामने कान में इल्तिजा की थी। वो रुका, गर्दन मोड़ी, असफन की आंखों में आंखें डाली। वही लम्हा भर को साकिन कर देने वाली ठहरी समुद्र जैसी आंखें, गहरी चमकती मगर सकूत तारी करने गमनाक आंखें। असफन मलिक हर बार की तरह आज भी उसकी आंखों में ज़्यादा देर नहीं देख सके थे। फ़ौरन निगाहें चुराईं और उनकी निगाहें चुराते ही उसके लबों पर एहसासिया मुस्कुराहट उभरी थी। इन लबों पर असल ज़िंदगी में इस मुस्कुराहट के सिवा और कोई दूसरी मुस्कुराहट आ भी कैसे सकती थी? असफन मलिक ने बेचारगी से उसकी तरफ देखा, जिसने लापरवाही से जेब से सिगरेट निकाल लिया। वो इस वक्त सबकी निगाहों का मरकज़ था। सताइशी निगाहें, रश्क करती निगाहें, आहें भरती निगाहें, उसके दीदार से सैर होती निगाहें, उसकी एक निगाह की मुंतज़िर निगाहें। असफन ने फिर से बोलने के लिए लब खोले ही थे कि उसका एक झटके से उठाया हाथ देखकर फ़ौरन ही बंद हुए थे। कलाई पर बंधी पॉकेट पाटक फ्लिपी हल्का सा हिलकर ऊपर होकर नीचे हुई थी। असफन मलिक साहब, ये दारांग विला है, मलिक हाउस नहीं। यहाँ क्या होगा क्या नहीं, ये फैसला दारान मलिक करेगा, कोई और नहीं। उसने तंज़े लहजे में सीने पर उंगली रखे, जबकि लबों पर तंज़े मुस्कुराहट हुनूस कायम थी। वो कम बोलता था, पर जब बोलता था बस फिर कोई बोल ही नहीं पाता था। असफन मलिक की जली कटी सुनाकर बड़े अंदाज में जेब से लेटर निकाल चुका था। लेटर अंगूठे की जड़ पड़ते ही, शोले की रोशनी ने जलते ही उसकी गहरी आंखों में अक्स बनाया।
उसकी सिगरेट सुलग गई थी। नाक भवे बड़े अंदाज में आगे बढ़ा नाक बीचे बड़े अंदाज में आगे बढ़ा और मेज़ के पास जाकर एक हाथ झटके से मेज़ पर उलट दिया। धड़ धड़ करते केक समेत सारे लवाजमात, एक बेशकीमती बर्तन ज़मीन बोस हुए थे। शीशे की मेज़ एक धमाके के साथ किरची किरची हुआ। साथ ही वहाँ मौजूद सब लोगों की आंखों और मुंह पूरे खुल गए थे। लीव एवरीबडी, पार्टी इज़ ओवर नाउ। सिगरेट मुंह में दबाए बड़े मज़े से ताली बजाता हुआ घूमकर सीधा हुआ था। बुरहान और रूबी के चेहरे की तजलील के एहसास से सुर्ख हो रहे थे और दोनों अब असमत मलिक को खून आशाम निगाहों से घूर रहे थे। दारान, ये क्या बदतमीज़ी है? असमत मलिक अब की बार ऊंची आवाज़ में कहते हुए आगे बढ़े थे। दारान ने हाथ सीधा तान कर उनके कदमों को वहीं रोक दिया था। वो तजबस में वहीं रुक गए थे। सब लोग हक्का बक्का तमाशा देख रहे थे। लगता है आप सबको मेरी बात समझ नहीं आई, तो फिर से दोहराता हूँ। दारान ने सिगरेट का कश लगाकर पहली दफ़ा मुंह खोले खड़े मेहमानों की तरफ निगाहें उठाई। कितनी ही मुंतज़िर और आहें भरती निगाहों ने नीचे ज़बानें चीख उठी थीं। किसी को उसकी बदतमीज़ी से कोई सरोकार नहीं था। दारान मलिक की उनकी तरफ उठती निगाहें बहुत थीं। सबको पता था वो बददिमाग है। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, दिस सेरेमनी हैज़ केम टू एंड नाउ, यू कैन ऑल गो, आई वॉन्ट टू स्लीप। ख़वातीन हज़रात, ये तकरीब एहतमाम परीज़ हो चुकी है। अब आप सब तशरीफ़ ले जा सकते हैं, मैं सोना चाहता हूँ। बात के एहतमाम पर वो बड़े एहतराम से पेट पर बाजू धर कर झुका था। जहाँ निस्वानी चीखें उसकी इस अदा पर फिदा हो रही थीं, वहाँ बहुत से लोगों की सरगोशियाँ उभरने लगी थीं। दारान ने हुडी की टोपी को फिर से सर पर लिया और एक तरफ लगी कुर्सी पर बैठकर टांग घुमाकर दूसरी टांग पर रखी थी। निगाहें मोबाइल स्क्रीन पर झुका दी। उसका अंदाज ऐसा था जैसे अब यहाँ कोई ना हो। गार्ड्स अब लोगों को जाने की ताकीद कर रहे थे। रोज़ीन घबराई हुई बौखलाई बाकी मुलाजमीन की सफाइयों की हिदायत दे रही थी। तमाम लोग हाथों में पकड़े मशरूब के गिलास मेज़ों पर रखते लॉन से बाहर जा रहे थे। रूबी ने खश्मगीन निगाहों से असमत मलिक को घूरा और फिर पैर पटकती हुई आगे बढ़ गई थी। असमत ने ठंडी आह भरी। दारान सिगरेट के कश लगाता हुआ मोबाइल पर निगाहें झुकाए इर्द गिर्द के सारे हंगामों से बेनियाज बैठा हुआ था। असमत मलिक अब बर्दाश्त से लब भींचे हुए उसके सर पर खड़े थे। दारान, आज बहुत ज़्यादा कर दिया है तुमने, ये सिर्फ तुम्हारा। असमत मलिक ने गुस्सैले लहजे में कहते हुए उंगली खड़ी की थी। उसने चेहरा ऊपर उठाया। उसकी आंखें और उनकी पुतलियों की गहराइयाँ। असमत मलिक की बात अधूरी रह गई थी। दारान ने सर को तंजिया धीरे से दाएं बाएं हिलाया और लबों में दबी सिगरेट निकाली थी। ये सिर्फ मेरा घर है। आप यहाँ क्यों हैं आप जानते हैं। वो दोनों यहाँ आपकी वजह से हैं। ये मेरी बर्दाश्त है। आई थिंक मेरी बर्दाश्त को बार बार ना आजमाया जाए तो बेहतर होगा। बड़े मुतज़िन लहजे में नाक को ऊपर चढ़ाए दो टूक लहजे में जवाब दिया। अगर हम यहाँ हैं तो हमें घर का फ़र्द भी समझा। क्या हम यहाँ कुछ भी अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकते? असफंद ने पेशानी पर शिकन डालते गुस्से से पूछा था। वो एक झटके से उठा, सिगरेट को पास पड़ी मेज़ पर धरे एशट्रे पर रगड़ा था। हर घर में मर्जी उसके सरबराह की ही होती है। रोबदार आवाज़, खुरदरा अज़ल से थका हुआ बेजार लहजा। वो उंगली से अपनी ठोड़ी को सहलाते रहा था। हमेशा की तरह हल्की सी शेव बढ़ा रखी थी। और आप सब जानते हैं इस घर का सरबराह मैं हूँ। भवे उचकाकर एक एक लफ्ज़ पर जोर दिया। जब आप सोचते होंगे बने असफंद मलिक को वहीं छोड़कर एक कदम आगे बढ़ा दिया था। मुलाजिम ये एकदम से काम छोड़कर सीधे हुए थे। लॉन साफ करो, रोबदार गरज थी। एक कतार में लगे तमाम मुलाजिम बर्क रफ्तारी से आगे बढ़े थे। वो सब सिगरेट सुलगाए ड्योढ़ी से आगे अंदरूनी लिविंग हॉल में दाखिल दरवाजे की तरफ कदम बढ़ा चुका था, जिसके शीशे की दीवार ने उसे अंदरूनी खूबसूरती मंजर आंखों को खेरा कर रहा था। दारांग विलास के फर्श से लेकर छतों पर लगे फानूस तक बेशकीमती और उसके ज़ौक़ का मुंह बोलता सबूत थे। अपने हुलियों के अलावा उसकी हर चीज़ में उसकी दौलत और ज़ौक़ झलकता था। वो हॉलीवुड की एक्शन फिल्मों का सुपरस्टार था। लोग यहाँ उसे दारांग के नाम से जानते थे, पर वो दारान मलिक था। एक मामूली स्टंट मैन से एक सुपरस्टार का सफ़र उसने पिछले 5 सालों में तय किया था और अब वो हॉलीवुड के महंगे तरीन फाइटिंग स्टार में शुमार होता था। उसकी मुनफरिद खासियत उसके नकूश और खदोखाल थे। वो मगरिबी और मशरक़ी हुस्न का पुरवकार इम्तजाज था। कांच सी गहरी भूरी और सब्ज़ी माइल आँखें, सफ़ेद रंगत मगर गहरे भूरे बाल। वो पूरी इंडस्ट्री में बद दिमाग अदाकार के तौर पर मशहूर था। वो अपनी असल ज़िंदगी में अपनी पीए अनिल के साथ वो के अलावा किसी से बात नहीं करता था। असफंद मलिक दारांग विलास के कालीन की तरह बिछे लॉन में अकेले खड़े थे।
रोजीन हिदायत करती हुई इधर से उधर घूम रही थी। लॉन में ढेर हुए केक को अब उठाया जा रहा था। असफल मलिक ने निगाहें उठाई, दूसरी मंजिल की तरफ देखा। उनके कमरे की बत्तियां रोशन थीं, मगर जानते थे रूबी का चेहरा बुझ चुका होगा। असफल मलिक ने एक लम्हे के लिए अपने कमरे के बंद दरवाजे पर निगाह जमाई थी। यह दरांग विला की दूसरी मंजिल पर मौजूद कमरा था। नीचे रिहायशी, मेहमान खाने और खाने के कमरे के अलावा सिर्फ दरान की जहाजी साइज कमरा था, जिसकी खिड़की की समुंदर की तरफ खुलती थी और उसके बिल्कुल सामने उसका छोटा तैराकी का तालाब था, जिसमें बैठकर यूँ महसूस होता था जैसे वो सामने समुंदर का हिस्सा हो। और इस विला को दूसरी मंजिल पर 3 कमरे थे, जिसमें एक असफल मलिक और रूबी का और दूसरा बुरहान का था। असफल मलिक अब अपने ही कमरे के सामने तजबस हालत में खड़े थे। कुछ पल यूं ही पुरसोच शकन ज़दा पेशानी के साथ खड़े गुजारे और फिर उन्होंने दरवाजे के हत्थे को पकड़कर घुमा दिया। हल्की सी चरचराहट की आवाज़ से दरवाज़ा खुला था और सामने सिंगार मेज़ पर बैठी रूबी ने कद आदम आईने के अक्स में पलकें उठाई और असफल मलिक पर कहल आलूद निगाहें डाली थीं। शफाफ शीशे की तरह चमकता सफ़ेद फर्श था। कमरे की दीवारों पर हल्के गुलाबी रंग का जदीद तर्ज का वॉलपेपर और गहरे भूरे रंग का खूबसूरत फर्नीचर इस सफ़ेद फर्श पर आंखों को खैर कर देने की हद तक खूबसूरत था। असफल मलिक ने एक हाथ से दरवाज़ा बंद किया और कोट को उतारते आगे बढ़े थे। रूबी अपनी रेशमी हल्की गुलाबी रंग की पैरों तक आती नाइटी को दोनों एतराफ़ से पकड़कर संभालती अपनी जगह से उठी थी और असफल मलिक की तरफ कदम बढ़ाए, जो अब कोट को थामे ड्रेसिंग की तरफ जा रहे थे। कुशादा कमरा हर तरह की कीमती सामान से आराइस्ता था। ड्रेसिंग रूम में पूरी दीवार में मुनसिब जदीद अलमारी थी, जिसका दरवाज़ा सरका कर मलिक असफल ने रूबी की नज़रें चुराते हुए कोट को सलीके से अलमारी में लटकाया था। रूबी भी एक कमरे के साथ मलकहा इस ड्रेसिंग रूम तक आई थी। असफल मलिक को अब इससे बोलने का इंतज़ार था। असफ़ी, मुझे पाकिस्तान जाना है। नरूटे से लहजे में उसने बात का आगाज़ किया था। अलमारी को बंद करते असफल मलिक के हाथ लम्हा भर को रुके थे और फिर गहरी सांस लेकर उसी की तरफ देखा। वो उतरे हुए चेहरे और शिकन आलूद पेशानी लिए खड़ी थी। मेकअप चेहरे से साफ़ हो चुका था और अब वो वहाँ वक्त गुजारने की छाप हल्की झुर्रियों की सूरत नुमाया थी, लेकिन वो आज भी बेहद हसीन थी। यहाँ का ऐश आराम छोड़कर पाकिस्तान जाना चाहती हो? वही चकचक, वही मिडिल क्लास ज़िंदगी। असफल मलिक ने एक आईब्रो चढ़ाकर पूछा, कम डराया ज़्यादा था। ऐश नहीं, ज़िल्लत कहें। असफ़ी, कम अज़ कम ज़िल्लत तो नहीं होगी। मेरी समझ में ये बात नहीं आती, आखिर को दारान ने हमें यहाँ रखा क्यों हुआ है, अगर हम उससे इतनी ही नफ़रत है। रूबी ने तिलमिलाते हुए भड़ास से निकाली थी। असफल मलिक अब टाई की नॉट खोल रहे थे, साथ साथ गर्दन को दाएं बाएं जनबिश दे रहे थे। मुझे लगता है वो सब जानता है और वो यहाँ पहुँचा भी इसीलिए है। पुरसोच लहजे में अपना डर जाहिर किया था। कुछ नहीं जान सकता, वो फ़कत एहसान फरामोश है। रूबी ने डरने के बजाय ये कहकर लहजे में जहर उगला। असफल मलिक ने हैरत से अपने सामने खड़ी औरत को देखा था, जो गुस्से में अब हाथों की उंगलियां मरोड़ रही थी। इस गुलाब उसका अब कोई बस नहीं था दारान पर। एहसान फरामोश? रूबी, एहसान तुमने कौन से किए हैं आज तक उस पर? असफल मलिक ने भवे इकट्ठे किए सवाल उन्हें सीधा तीर बरसाया हुआ था रूबी पर। रूबी ने तुनक मिजाजी से आंखों को सकोड़कर असफल मलिक की तरफ देखा था। असफल मलिक का दारान की तरफ हल्का सा झुकाव भी उसे कोई कहाँ गंवारा था। मैंने नहीं किए हैं, आपने तो किए हैं। क्या वो सब भी भूल गया है वो? रूबी का दर्द से लहजा हुनूस कायम था। नहीं, भूला कुछ भी नहीं है, सब याद है उसे, भूल हम रहे हैं कुछ। असफल मलिक ने ठंडी सांस भरी थी, टाई को अलमारी में रखा और जूते उतारने की गरज से करीबी स्टूल को खींचकर उस पर विराजमान हुआ। मेरा तो ऐसा दुश्मन है कि मत पूछो, मुझसे अब ये सब बर्दाश्त नहीं होता है असफ़ी। रूबी ने दांत पीसते हुए अपना फैसला सुनाया था। बर्दाश्त तो करना पड़ेगा, इस ऐश इस पैसे के लिए। जूते उतारते हुए सर झुकाए ही असफल मलिक ने उसकी बात को बेकार साबित कर दिया था। रूबी तिल मिलाकर आगे बढ़ी और असफल मलिक पर झुकी थी, उंगली को गुस्से से हवा में मुंतकिल किया। असफ़ी, आप सिर्फ उस दिन का इंतज़ार कर रहे हैं जिस दिन वो हमें यहाँ से धक्के मारकर निकालेगा। गुस्से से आवाज़ ऊंची हो चुकी थी। उसका चेहरा इस वक्त भी तजलील के एहसास से सुर्ख था। असफल मलिक ने चेहरा ऊपर उठाया और इत्मीनान से खड़े हुए थे। नहीं, मैं उस दिन का इंतज़ार कर रहा हूँ जब वो सब कुछ उगल देगा। और रही बात तुम्हारी, तुम्हें इन 4 सालों में इस लग्जरी लाइफ स्टाइल की इतनी आदत पड़ चुकी है कि तुम अब पाकिस्तान जाकर नहीं रह सकती। और तुम जानती हो, कमाता मैं नहीं वो है, वो शौक़ से कहा था।
असफल मलिक ने कदम कमरे की तरफ बढ़ा दिए थे, जबकि रूबी के कदम इस बात पर ड्रेसिंग के कमरे से फर्श पर ही जम गए थे। गलती हमारी ही है, हमें बर्थडे पार्टी बाहर प्लान करनी चाहिए थी। असफल मलिक का लहजा अब मुतमईन था। वॉशरूम के सामने पड़ी चप्पल को पाँव में उड़ाते हुए वो वॉशरूम का दरवाज़ा खोल चुके थे। एक निगाह मुड़कर गहरी सोच में डूबी रूबी पर डालकर वो वॉशरूम में घुस गए। रूबी के दोनों भवें पेशानी पर कुछ इस तरह इकट्ठी हुई थी कि पेशानी पर आमूद लकीरें उसकी गहरी सोच की अक्कासी कर रही थीं। तेज़ बारिश आसमान से नीचे ज़मीन पर अपनी पूरी रफ्तार से बरस रही थी। कराची में जब बादल बरसते हैं तो फिर सब जलथल हो जाता है। कुदरत की तरह ये तूफ़ानी बारिश भी कहाँ तकसीम व तफरीक जानती है ना तो ऊंची इमारतें देखती है, ना ही कुछ बस्तियाँ। बस इस अब्र रहमत में सब ढुल जाता है और सब बह जाता है। और आज भी यहाँ तेज़ बारिश जहाँ कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पूरी रफ्तार से बरस रही थी, वहाँ इन फ्लैटों की ऊंची इमारतों के वस्त में बने इन मुश्तरका मैदान को भी जलथल किए हुई थी। बारिश की बूंदें ताबड़तोड़ बरस रही थी कि हद निगाह बहुत कम थी। बिजली की गरज चमक और फिर तेज़ हवा मैदान की घास के नीचे मौजूद मिट्टी तक बारिश को थपेड़े से उखड़ रही थी और मैदान में गोदीला पानी जमा होने लगा था। मैदान में जगह जगह दरख्तों के नीचे पड़े सफ़ेद पत्थर के बीच और एक तरफ लगे झूले भी गीले थे। वो उन्हीं बच्चों में से एक बेंच पर सर झुकाए बैठा था। बारिश के कतरे पूरी रफ्तार से उस पर बरस रहे थे। सुर्ख और सिया मिलाप की टी शर्ट ने नीचे नीली जीन्स की पैंट जेबतन किए हुए वो तूफ़ानी बरसती बारिश से बेनियाज था और अब कपड़े निचोड़ने के बाद जिस्म के साथ चिपके हुए थे। इसके अलावा इस बारिश में कोई और जी रूह मैदान में नज़र नहीं आ रहा था। इर्द गिर्द रिहायशी फ्लैट की बनी ऊंची ऊंची इमारतें उसके जलथल से धुलकर गदीला पानियों के पाइपों के रास्ते नीचे गली को बख्शी रही थी। कहीं कहीं किसी फ्लैट की खिड़की खुली थी और चंद फ्लैट की बालकनी में खड़े वो बच्चे अटकन बटकन खेलने में मसरूफ़ थे। इन 3 मरले की तंग फ्लैटों की पुरानी इमारतों में ज़्यादा कराची की मसीह बरादरी के मस्तूहत तबके रिहाइश पजीर था। इन फ्लैट के बाहर मैदान की तरफ खुलती बालकनियों में लोहे के जंगले बने थे और जंगलों से आगे अंगते बिजली के तारों झमगट्टे थे। इमारत की चौथी मंजिल की बालकनी में वो बारिश में भीग रही थी। गहरे भूरे रंग के सादा से कुर्ता पजामे में बाजू सीधे किए खोले चेहरा ऊपर किए हुए थे। अनगिनत मुहासों से भरा चिकनी से चमकती जिल्द ऊपर चेहरे पानी की तेज़ी से गिरती बूंदें और मसाज की तरह महसूस कर रहा था। इस बालकनी से अंदर को खोलते दरवाजे से आगे उससे यकसर मुख्तलिफ ज़िंदगी थी। जैसा तंग घर वैसे ही तंग ज़िंदगी और उसकी तंग घुटन जिंदा ज़िंदगी से नफ़रत थी, बहुत नफ़रत। इस तेज़ बरसती बारिश में जहाँ उसके लिए खुशी का समा था, वहाँ उस 3 मरले के फ्लैट में आफत समा था। कमरे की टूटी खिड़कियों से छन कर आती बारिश ने कमरों को पानी से भर दिया था। उसकी छोटी बहन सुनाना और माँ की झड़गड़ने की हल्की हल्की आवाज़ें यहाँ तक सुनाई दे रही थीं। यकीनन वो कमरे के फर्श पर से पानी भर भर कर बाहर निकाल रही होंगी, मगर इस वक्त वो जीव जान दुनिया से हर परेशानी से बेबहरा अपनी आप में मगन थी। वैसे तो बचपन से लेकर अब तक खुशी के नाम पर ये 3 मरला का फ्लैट ही देखा था जो उनका अपना था, पर माँ बाप ने इन तीनों के नाम खुशी रख कर ज़िंदगी में ज़बरदस्ती खुशी भरने की कोशिश की थी। वो बढ़ी थी 16 साला जूई जान। जूई मतलब खुशी और उससे छोटी सुनैना जान मतलब खुशी और सबसे छोटी मैरी जान मतलब खुशी। मगर उन सब के बाद पैदा हुआ जोवत मतलब खुदावंद का कमाल। उनका बाप जाने इसहाक एक मुतसद तबके से ताल्लुक़ रखने वाला मसीह था। पेशे के लिहाज से एक निजी कंपनी में सफाई सुथराई का काम करता था। तनख्वाह इतनी थी कि बामुश्किल गुजारा बसर होता था। वो थी जूई, बारिश में भीगती मुस्कुराती। उसके कपड़े तेज़ बारिश से निचड़ने लगे थे, बाल अब गालों पर चिपक रहे थे, मगर उसी तेज़ बारिश ने जिस्म का रुआं रुआं पुरसुकून कर दिया था। ख़ास तौर पर जब चेहरा ऊपर करती तो यूँ लगता कि बारिश की बूंदें चेहरे को गालों पर निकले बड़े बड़े मुहासों पर मरहम की तरह टपटपा रही थी। चलो कोई तो है जिनको इन मुहासों से हिकारत महसूस नहीं होती। वो मुस्कुराई थी। किनारों से सिया लब मुस्कुराहट से फैल गए थे। उसके गाल अनगिनत मुहासों से भरे हुए थे। वो इतने गहरे सनूले रंग की तो नहीं थी, फिर भी लबों का रंग पता नहीं क्यों ऐसा गहरा था। उसकी दोस्तें और सुनैना तो उसे छेड़ने के लिए अक्सर पूछती थी कि क्या वो सिगरेट नोशी तो नहीं करती।
बेइज्जी शक्ल के छोटा सा चेहरा, ज़्यादा ही घनी काली भवें, चिकनी सी चमकती सनोली सी जिल्द ले देकर चेहरे पर अगर कुछ बहुत नुमाया था तो सियाह बड़ी सी आंखें और लंबी पलकें थीं। जोई जोई, बस कर, अंदर आजा, अब तेरी बारी है। सुनैना की बेजार सी आवाज़ कानों में पड़ी थी। उसने बंद आंखें खोली और आसमान की तरफ उठाया चेहरा नीचे किया था। गर्दन घुमाकर आवाज़ की बज़गिश्त के रुख में दिखना सुनैना बालकनी से अंदरूनी लोहे के दरवाजे को थामे खड़ी थी। सुर्ख जोड़ी के गिर्द दुपट्टा कमरे पे बांधे, तंग पाजामे को पायचे टखनों से ऊपर तक मोड़े हुए और पेशानी पर बेजारियत की शिकने लिए वो गुस्से से घूर रही थी। वो थी तो उससे 2 साल छोटी, पर हमेशा 2 साल बड़ी ही लगती थी, क्योंकि रोब चलाने के अलावा वो हर लिहाज से उनसे बेहतर थी। इसका कद बड़ा था, रंगत अम्मा की तरह साफ थी और चेहरे पर उसकी तरह बलोगत की महा से भी नहीं थे। इधर आ, नहा ले तू भी बारिश में, देख तो सही क्या हसीन नज़ारे हैं कसम से। जोई ने उसकी बात को यकसर नज़रअंदाज करते हुए हाथ के इशारे से बाहर बालकनी में बुलाया था। नहीं जी, मुझे कोई शौक़ नहीं चढ़ा है इस कीचड़ में आकर पागलों की तरह इस तूफ़ानी बारिश में नहाऊं। तुम हो ना एक पागल काफ़ी है। जल्दी आओ, तुम्हारी बारी है अब। कमरे से पानी निकालो, मैं तो कपड़े तब्दील करने वाली हूँ। सुनैना ने गुस्सैले लहजे में घूरते हुए उसकी बात को रद्द किया था। तुम तो बहुत ही बदज़ोक़ वाक़या ही हो। कुदरत के इस हसीन नज़ारे की कदर ही कहाँ है तुम्हें। अच्छा इधर आओ, इधर तो आओ। जोई ने आगे बढ़कर उसके हाथ को ज़ोर से अपनी तरफ खींचा था। झटका इतनी ज़ोर का पड़ा कि सुनैना ये एकदम से बालकनी के वस्त में थी और चंद सेकंड में ही भीग भी गई। तुम्हें ये 2 इंच की बालकनी में ये तेज़ बारिश कुदरत का हसीन नज़ारा लग रही होगी, मगर मुझे तो अजाब लग रही है। छिप छिप और चिक चिक, सुनैना झंझलाकर गोया हुई थी। अरे पगली, पल भर को ये सोच कि ये हमारे छोटे से फ्लैट की गंदी सी बालकनी नहीं है, ये तो एक बहुत ही बड़े बंगले की हसीन टेरिस है। एक तरफ छोटा सा झूला लटक रहा है और एक तरफ मेज़ पर मशरूब सजे हैं, मार्बल का, कांच का जैसे सफ़ेद फर्श है और सामने ही गंदा सा मैदान नहीं, एक समंदर है और नीचे ये मैली कुचैली पान की दुकानें नहीं बल्कि स्विमिंग पूल है। मतलब ये तो उसी के घर का खाका हो गया। जोई खोए हुए से लहजे में खुला में घूरते हुए बोल रही थी। सुनैना ने तासुफ से सर हवा में हिला दिया। जोई को हर हाल में खुश रहना आता था। वो इतने तखलीर को खुद पर हावी कर लेती थी। चल हंस दे अब, कहीं नहीं तेरी गोरी रंगत पिघल जाएगी इस बारिश में, और जैसा मैंने कहा है ना वैसा सोच। जोई ने उसे कंधे पर जोश से अपना कंधा मारा था। वो जो बार बार बारिश को मुंह पर से साफ कर रही थी खिलखिला दी। जोई ठीक कह रही थी, तेज़ बारिश ने पल भर में तपा दिमाग ठंडा कर दिया था। कुछ लम्हों के लिए ही सही, मगर ज़िंदगी की तलखियाँ तो भूल गई थी। वो जोई की तरह इस गंदी सी बालकनी को किसी हसीन बंगले का टेरेस तो नहीं समझ रही थी। हाँ, अलबत्ता सुकून ज़रूर मिला था। कुछ देर बाद ही वो जोई की तरह बारिश से लुत्फ़अंदोज़ होने के बजाय अब बालकनी की रेलिंग को कोहनी टिकाए बाहर मैदान की तरफ देख रही थी। नज़रें सामने बेंच पर बैठे लड़के पर गई थी और फिर आंखों में हैरत फैली थी। जोई इधर देख, एक और भी पागल है तेरा जैसा। गर्दन के मोड़े ऊंचे आवाज़ में आंखें मूंदे खड़ी जोई को पुकारा था। जोई, जो अब भी बाजू फैलाए बारिश से लुत्फ़अंदोज़ हो रही थी, उसकी आवाज़ पर बाजू समेटे और शड़प शड़प पानी में पैर मारती आगे बढ़ी थी। अब उसकी नज़रें के ताक़ुब में चेहरे पर से पानी साफ करते हुए नीचे देखा था। मैदान में रखे बेंच से कोई लड़का सर झुकाए बैठा हुआ था। कौन है ये? जोई ने चेहरे पर मुसलसल पड़ती बारिश को हाथ से पोंछते हुए पूछा था। ये तो मुझे भी नहीं मालूम, मगर ये हमारे बिल्डिंग का नहीं है, इतना तो पता है। पहले तो कभी नहीं देखा इसे यहाँ, सुनैना ने हैरत से कहा था और निगाहें फिर से वहीं नीचे जमा दी थी। जोई अब उसके बिल्कुल बराबर उसी के अंदाज में रेलिंग पर कोहनी टिकाए खड़ी हुई थी। हाँ, पहले तो नहीं देखा, परेशान सा है कोई। जोई की भी खोई सी आवाज़ उभरी थी। कुछ देर में ही जोई की तवज्जो से उसका हट कर साथ वाले फ्लैट की बालकनी पर नाचते बच्चों की जाट टिकी। बेफिक्र खिलखिलाते बच्चे उसे बेहद पसंद थे। बच्चों ने शर्ट्स उतार रखी थी और उछल उछल कर बारिशों के पानी में छलांगे लगा रहे थे। बारिश के पानी के छींटे उनके चेहरे को इस तरह तक चेहरे और सर तक पहुंच रहा था, मगर उनको कुछ परवाह नहीं थी। बेसाख्ता ही जोई के दिल में भी यही ख्वाहिश जागी कि हर फिक्र हर सोच को भूलकर पूरी कुव्वत से बालकनी के ठहरे हुए खड़े पानी में छलांग लगाई। अरे जोई, ये देख, ये तो हमारी बिल्डिंग का है ना? सुनैना ने उसके बाजू को झंझोड़ते हुए मतवज्जो किया था। वो जो बच्चों को उछल कूद करता देखकर हंस रही थी, उसके यूं बाजू झंझोड़ने पर उसकी तरफ मतवज्जो हुई। बारिश में भीगते लड़के के पास अब एक और लड़का खड़ा था और सुनैना ठीक कह रही थी, ये लड़का उनकी बिल्डिंग का था। एक सेकंड 12वीं हिस्से में वो उसे पहचान चुकी थी। हाँ, अनु लगता है मुझे तो वो तीसरा फ्लोर वाला। जहन में उसका नाम भी छिपाक से अमड़ आया था।
बचपन में तो मिलकर खेला भी करते थे। अब जब से बलोगत में कदम रखा था तब से बस आते जाते ही नज़रें पड़ जाती थी। हाँ वही है, उसका दोस्त है, लगता है उसको मिलने वास्ते ही आया होगा। सुनैना ने अपना अगला अंदाज़ा लगाया था। हाँ अच्छा, हम क्यों इतना इनको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं? ये सब कोई भी हो हमारी भला से। चलो पकौड़े बनाते हैं, जोई ने अचानक जहन में उमड़ आने वाले पकौड़े के ख्याल पर पुरजोश से होकर कहा था, और फिर सुनैना का बाजू को खींचते हुए बालकनी के अंदरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ी। तुम्हें अब पकौड़ों की पड़ गई है, पहले जाकर अम्मा के साथ बाकी का पानी निकलवाओ, अकेली लगी हुई हैं वो। सुनैना ने गुस्से से घूरते हुए उसे अगला हुक्म सादर किया था। वो सुनी अनसुनी करती हुए बावर्ची खाने की तरफ जा रही थी। वो दरांग विलास की देवड़ी पोर्च से आगे अंदरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था। सिया पैंट कोट, सुर्ख टाई और बिल्कुल सलीके से बाल बनाए हुए थे। सनूरी रंगत, जाजिब नज़र नुकोश और मुनासिब कदो काट लिए वो अनिल यूसुफ था, दरान मलिक का निजी माऊन कम दोस्त ज़्यादा। दरान ने कभी भी उस पर पाबंदी नहीं लगाई थी कि वो यूं पेशेवराना पीए की तरह कोट पैंट में मलबूस रहे, लेकिन उसे ये सब अच्छा लगता था। वैसे वो इस दुनिया में दरान मलिक के सबसे ज़्यादा करीब और उसका जिगरी दोस्त था, लेकिन वो दुनिया वालों की नज़र में फ़कत उसका एक पीए था। सुपरस्टार दारांग मलिक, कॉपी का पीए अनिल यूसुफ। देवड़ी से दरवाजे को चढ़कर हल्के भूरे रंग की लकड़ी का दोपट वाला गेट अंदर की तरफ दारांग विलास के हाल की राहदारी में खुलता था। इस चंद कदम की गैलरी, जिसके दाएं बाएं दीवारों पर बेशकीमती पेंटिंग्स लटक रही थी, उनमें से गुजर कर उसके सामने आ बढ़ा। बड़े से हॉल नुमा कमरे में जीदा देव सोफे पर काउच रखे गए थे। इस हॉल की एक मुकम्मल दीवार शीशे की थी, जो बाहर नीले समुद्र को मुकम्मल नज़ारा बख्शती थी। हालांकि नीले रंग के पर्दे बड़ी नफासत से इस दीवार से उठते हुए बाहर समुद्र के मंजर को एक दिलअवेज़ सुनहरी सी की तरह सीनरी की तरह पेश करते थे। इसी हॉल के दूसरी दीवार पर बहुत बड़ी स्मार्ट टीवी स्क्रीन नस्ब थी। अनिल ने जीने पर कदम जमाए चंद सेकंड्स अंदरूनी दरवाजे के आगे खड़े होकर अपनी कलाई पर बंधी घड़ी पर वक्त देखा। सुबह के 10 बज रहे थे। उसने कलाई घुमाई और हाथ नीचे किया। इस जदीद दौर में भी वो घड़ी बांधने की ये आदत उसमें दरान मलिक से ही मुंतकिल हुई थी। कहीं ना कहीं वो खुद को दरांग का बहुत बड़ा मदाह था। सुपरस्टार दारांग की कलाई पर बंधी हुई बेशकीमती पाटिक फेलिस्पी की कोई देखकर उसके कितने ही मदाह कलाई पर घड़ी बांधने लगे थे। अनिल अब दरवाज़ा खोलकर हॉल में दाखिल हो चुका था। पुरवकार अंदाज में कदम बढ़ाता वो अब हॉल के वस्त में खड़ा रोजीन की तलाश में निगाहें घुमा रहा था, जब उसे दाएं तरफ कमरे में खाने की मेज़ पर नजर आई। दरांग विलास के मकीन इस वक्त नाश्ते की मेज़ पर मौजूद थे और हमेशा की तरह उनमें दरान मौजूद नहीं था। बहुत बड़े खाने की मेज़ पर एक तरफ असफन मलिक बैठे थे और दूसरी तरफ रूबी और बुरहान बैठा था। रोजीन उन्हें नाश्ता पेश कर रही थी। अनिल ने कदम उसी की तरफ बढ़ा दिए। उसका दरांग विला में आना मामूल था, इसीलिए वो बिला तकल्लुफ़ आगे बढ़ा। हेलो, गुड मॉर्निंग। मुअद्दिब लहजे में हल्के से मुस्कान के साथ सब पर निगाहें दौड़ाई थीं। वो लोग पहले ही से उसकी तरफ मतवज्जा हो चुके थे। फ़कत असफन मलिक ने मुस्कुराहट के साथ सर हिलाकर उसकी आमद का खैरामकदम किया था। अनिल ने रोजीन की तरफ जैसे ही देखा तो वो समझ गई उसे दरान को अनिल ने आने की इत्तला देनी है। वो सर जज्बात में हिलाती दरान के कमरे की तरफ बढ़ी। रोजीन के पीछे ही अनिल ने भी कदम वापस हॉल की तरफ बढ़ाए थे। अनिल, कहाँ जा रहे हो? कम जॉइन अस, असफन मलिक ने उसकी आवाज़ को अकब से सुनाई दी थी। अनिल ने रुख मोड़ कर वो शीशे के बने मेज़ पर कोनियाँ टिकाए हुए शाइस्तगी से टोस्ट चबा रहे थे। नहीं सर, थैंक यू, मुद्दबाना लहजे में इनकार किया था। असफन मलिक से मुस्कुराहट का तबादला किया और उससे पहले के कदम वापसी के लिए उठाता बुरहान के दरश्त लहजे में कहे गए जुमले पर कदम फिर से थमे थे। भाई, जब बॉस में इतना नखरा है तो फिर पीए पर भी तो कुछ असर होगा ना। वो कहाँ हमारे साथ वक्त गुजारना चाहेगा? बुरहान के लबों पर इस्ताज़िया मुस्कुराहट थी। कंधे उचकाए हमेशा की तरह तंजिया जुमला उछाला था। असफन मलिक ने गुस्से से लब भींचे हुए बुरहान की तरफ देखा था। बुरहान आंखों में तनबिया करते हुए उसे घूरा था। अनिल के चेहरे पर जब्त के आसार को छाए हुए थे। नहीं सर, कोई नखरा नहीं, एक्चुअली अभी नाश्ता किया है तो इसीलिए मना कर दिया। अनिल ने ज़बरदस्ती मुस्कुराहट लबों पर सजाए हुए जवाब दिया था। रूबी, जो तब से खामोश तमाशाई बनी बैठी थी, कनखियों से एक निगाह असफन मलिक पर डालकर गोया हुई थी। वेल, नखरा नहीं है, लेकिन झूठ बोलना तो कोई तुमसे सीखे। रूबी ने नाक भींचे तंजिया से लहजे में खैर जुमला कहा था। अनिल ने नासमझी से उसकी एक नज़र असफन मलिक की तरफ देखा, जो अब रूबी को घूर रहे थे। जी, मैं कुछ समझा नहीं। अनिल ने पेशानी पर शकन बढ़ाई रूबी की तरफ सवालिया नज़र से देखा था। अनिल, आई थिंक दरान अभी सो रहा है, तुम वेट कर लो कुछ देर। असफन मलिक ने मुस्तरब अंदाज में बात को घुमाने की कोशिश की थी। जी बेहतर। अनिल ने मुतबाना सर झुका दिया, कदम मोड़े थे। अनिल,
1 सेकेंड, कहाँ जा रहे हो? मुझे बात करनी है तुमसे। रूबी ने असद मलिक के घूरी को यकसर नज़रअंदाज करते हुए अनिल को रोका था। जी मैम, वो फ़ौरन मुअद्दब लहजे में कहता हुआ रुका था। वो पूरी तरह रूबी की तरफ मुतवज्जह हुआ था। रूबी हाथ में पकड़े चमचे को हवा में झुलाती हुई आंखों को मज़ीद सुकड़ रही थी। अनिल, तुमने कल कहा कि दारान के चाइना की फ़्लाइट है, राइट? रूबी ने आईब्रो चढ़ाए तंज़िया लहजे में इस्तफसार किया था। जी। अनिल ने आंखों को सुकेड़े ना समझी से असद मलिक की तरफ देखा था। रूबी, ख़त्म करो इस बात को। अनिल, तुम जाओ। असद मलिक ने हाथ के इशारे से अनिल को जाने का कहा था। वो मामला मजीद तवील में डालने के हक में नहीं थे। नहीं अनिल, तुम बताओ, बताकर जाओगे। तुमने झूठ क्यों बोला था? रूबी ने नाक फुलाकर दांत पीसते हुए फिर से सवाल दोहराया था। मैम, मैंने झूठ हरगिज़ नहीं बोला। इनकी फ़्लाइट थी कल। नई फिल्म की शूटिंग चाइना में है, मगर कल मीटिंग में दारान की झड़प हो गई। हार्वी की फिल्म छोड़ आया वो। अनिल वजाहत देते हुए बार बार नाफहमी के शिकन उभरे असद मलिक की तरफ देख रहा था। क्या? हार्वी वाइनस्टाइन इतना बड़ा प्रोजेक्ट छोड़ दिया? बुरहान ने ये एकदम पूरी आंखें खोले हुए मुतहिर लहजे में दोहराया था। जी, बस वो कल हार्वी ने चंद मजीद मनाजिर का इजाफा कर दिया था फिल्म में, तो दरान ने इख्तलाफ हुआ, इसी पर झड़प हुई और दरान गुस्से में सब छोड़ाया। अनिल ने मुतवाज़िन लहजे में सारी बात वजह की थी। असद मलिक के चेहरे पर तफक्कुर के तासुरात रकम हुए थे। मतलब, क्यों, वजह? ऐसे क्या मनाजिर थे? दरान इतना बड़ा प्रोजेक्ट कैसे यूं छोड़ सकता है? अभी तो कोई और पेशकश भी नहीं है। असद मलिक ने भवें इकट्ठी किए तशवीश जाहिर की थी। वो कार्ला के साथ बेडरूम्स में बोल्ड सीन्स हैं कुछ। अनिल ने गहरी सांस लेते हुए वजह बताई थी। बुरहान ने बेसाख्ता उमड़ आने वाले कह के ना रोक सका था। खाने के हॉल में उसका बुलंद कहका गूंज रहा था। रूबी भी मुस्कुराहट दबा रही थी, जबकि असद मलिक संजीदा थे। अजीब फोटो दिमाग है दारान का, पट्टू दिमाग है दरान का। भला कार्ला के साथ ऐसा सीन करने से कौन मना कर सकता है? बुरहान ने बामुश्किल अपनी हंसी पर काबू पाते हुए हैरत जाहिर की थी। बुरहान, जस्ट स्टॉप इट। मलिक असद ने गुस्से से उसके किए गए तमस्कर पर डपटा था और फिर परेशानी से अनिल की तरफ मुतवज्जह। लेकिन ये तो हार्वी प्रोडक्शन से एडवांस भी ले चुका है, मलिक असद ने परेशान लहजे में कहते हुए परेशानी से सहलाई थी। वो इतने भी बेखबर नहीं थे दरान से। उसके हर अगले कदम की उनको खबर होती थी, इसीलिए वो अनिल से भी बिल्कुल बिगाड़ना नहीं चाहते थे। वो वापस करने का हुक्म दे चुका है दरान। अनिल ने कंधे उचकाए थे। तो अब ये तो बहुत बड़ा नुकसान कर रहा है जज्बाती लड़का। मलिक असद ने लब भींचे और थोड़ी सहलाते हुए परेशानी जाहिर की थी। जी, वही समझाने आया हूँ उसे। हार्वी कल रात से फ़ोन कर रहा है, अब देखता हूँ दरान क्या कहता है इस बारे में। अनिल ने लब भींचे अपनी आमद का सबब बताया था। बुरहान ने नाक चढ़ाई और सर नीचे प्लेट पर झुका दिया था। रूबी ने पहलू बदलकर पहली बार गुफ्तगू में अपना हिस्सा डाला था। फिजूल का भरम दिखा रहा है। वैसे तो कहता है कि इसका कोई मजहब नहीं है, तो फिर ऐसे मनाजर करने के लिए ऐसे नखरे क्यों दिखा रहा है, जैसे इसे बड़ा पारसा कोई नहीं हो, इससे बड़ा पारसा कोई नहीं हो। रूबी का लहजा नफरत अमीज था। अनिल, अपने दोस्त को समझाओ, ये सब सीन डिमांडिंग है। ऐसे ही इनकार करता रहेगा तो कल को कोई पूछेगा भी नहीं। बुरहान कहा पीछे रहने वालों में से था। तमस्कराना मुस्कुराहट सजाए हुए कहा था। अनिल उसकी बात पर बेइख्तियार मुस्कुराया था। दुरुस्त कहा आपने बुरहान सर, अगर इनका करियर ख़त्म हुआ तो आपका। अनिल ने बात को अधूरा छोड़ा था। डाइनिंग हॉल में दाखिल होती रोजीन ने पास आकर अनिल की तरफ मुतवज्जह थी। अनिल सर, आपको सर कमरे में बुला रहे हैं। रोजीन की निगाहें झुकी मुअद्दबाना अंतिला दी थी। अनिल ने इस बात में सर जनविश देकर कदम दरान के कमरे की तरफ बढ़ा दिए थे। उसका दिमाग भी दरान ने चढ़ा रखा था, वरना ये कहाँ का, ये है क्या ब्लडी। बुरहान ने नुखूद से नाक चढ़ाए और दांत पीसते हुए अनिल की पुश्त को घूरा था। बुरहान, कूल डाउन। तुम्हें कितनी दफ़ा कहा है कि तुम दरान के मामले में कुछ भी मत बोला करो, और अनिल से गलत कब कहा है? ये जो टीवी सीरियल में छोटे मोटे रोल मिल रहे हैं ना, ये इसी की महरूम मिन्नतें हैं। मलिक असद ने संजीदगी से सच उगल कर टोस्ट मुंह में रखा था। नहीं, मेरा अपना टैलेंट है। पता नहीं किस दिन ये दरान का लेबल मुझ पर से हटेगा। बुरहान तुनक कर दोनों हाथ मेज पर मारता हुआ अपनी जगह से उठा था। कुर्सी को एक तरफ करता वो गुस्से से डाइनिंग हॉल से बाहर जा रहा था। बुरहान, रूबी ने बेचैनी से उसे पूछे से पुकारा था। नाश्ता भी नहीं करके गया? आप भी ना, क्या ज़रूरत थी ये बेपरकी कहने की? रूबी ने तेवरे चढ़ाकर मलिक असद को ही घूरा था। उन्होंने तासुब से सर को दाएं बाएं हिलाया और गर्दन को झुका दिया था। अनिल ने आहिस्ता से कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। वो उसे इसी लम्हे भरी आवाज़ उभरी थी। वो दरान के कमरे के दरवाजे के सामने खड़ा था। आ जाओ। नींद की खुमारी में लिपटी आवाज़ थी, मतलब वो अभी उसके आने पर ही बेदार हुआ था।
अनिल ने दरवाज़ा खोला और कमरे में दाखिल हुआ। वो अपने सफ़ेद नाइट गाउन में मलबूस कमरे में मौजूद सोफे पर बैठा था। बिखरे बाल, हल्की सी सोजिश लिए, अब खुली आंखें, वो निगाहें मोबाइल स्क्रीन पर जमाए भवें इकट्ठी किए खुद को मसरूफ जाहिर कर रहा था। कुशादा कमरा किसी और ही दुनिया का मंजर पेश कर रहा था, जो अंदर दाखिल होने वाले को ये एक शहर में जकड़ लेता था। दरान नीले रंग का दीवाना था, इसीलिए पूरा कमरा सफ़ेद और हल्के नीले रंग का इम्तियाज लिए हुए था। सफ़ेद फर्श, सफ़ेद दीवारें, बस एक दीवार जिस पर होम थिएटर स्क्रीन नस्ब थी वो सफ़ेद और नीली धारी वादार डिज़ाइनदार पर मुश्तमिल थी। हल्के नीले रंग के पर्दे और एक तरफ की दीवार में रैकिंग सूरत खलता दरवाज़ा, जिसके पीछे स्विमिंग पूल और सामने समंदर का सारा मंजर। सियाह क्राउन वाला बेड, उसके आगे लगा सियाह लेदर का काउच, एक तरफ लगे सफ़ेद पोश किए नीली धारियों वाले सोफ़े, उनके आगे रखा बड़ा सा शीशा की चकोर मेज़। बाकी कमरे में मौजूद पेंटिंग्स और सजावटी गुलदान, हत्ता के सिगरेट के एशट्रे तक की नीले रंग की ही थी, किसी एक हालत में मौजूद थी, गो के उसका कमरा देखने वाले आंखों को पुरसुकून एहसास बख्शता था। अनिल भी हमेशा की तरह आकर पहले उसके कमरे की नज़र भरकर ज़रूर देखता था। वो खुद चाहे अपना अहलिया ऐसे ही बिखरे बाल और लापरवाह सा रहता, मगर बाकी उसकी हर चीज़, उसका सलीका और आला ज़ौक़ झलकता था। हेलो बडी, अनिल ने मोहब्बत से हेलो के साथ दोस्ताना मुस्कुराहट लबों पर सजाई थी। अनिल अब उसके पास सोफे तक पहुंच चुका था, पर वो ताहनुज मोबाइल पर ही सर झुकाए हुए था। अनिल जानता था, वो पहले से जानता है कि वो क्या बात करने आया है, इसीलिए उसके मतवज्जा हुए बिना उसकी बात शुरू करनी चाहिए थी। दरान, हार्वी फ़ोन कर रहा है बार बार। अनिल ने सीधी बात की थी। तो मत उठाओ, जो कि सर के साथ ही सपाट लहजे में मुज़्ज़िब जवाब दिया था। दरान, मत करो ऐसा, तुम जानते हो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। अनिल अब के कहने के बिना उसकी दाएं तरफ वाले सोफे पर विराजमान हुआ था। सो वॉट, फिर से वही मुख्तसर जवाब, मुख्तसर मुख्तसर मुख्तसर। वो बोलने में इतनी कंजूसी करता था कि अनिल कभी कभार सोचता था कि वो उससे इतनी कम बात करता है तो बाकी लोगों से क्या बात करता होगा। क्या यार, सब कर रहे हैं ऐसे सीन, आजकल इनके बिना कोई फिल्म देखता है? मुझे ऐसा लगता है तुम ज़्यादा ही ले रहे हो इस बात को। क्या है, बस 3 या 4 मिनट का एक सीन ही तो है। अनिल ने सोफे के हत्थे पर कोहनी टिकाते हुए हवा में उठाए वसूख से कहा था। वो अब उसे कायल कर रहा था, जो कल हार्वी की एक्शन फिल्म के नीम बढ़ाना मुनाजिर करने से इनकार कराया था। सब करते होंगे मगर दारांग नहीं, बेतासुर सख्त लहजा, मोबाइल पर झुके चेहरे के साथ ही बस एक आईब्रो उठाए गुस्सारी निगाह सामने बैठे अनिल पर डाली थी। अनिल ने लब पीछे सर को आसमान की तरफ उठाया और गहरी सांस ली थी। वो जब उसे देखता था तो अपने फैसले को अटल होने के सबूत देता था, और जब वो ढीठ हो जाए तो फिर तो उसका अनजान बाप भी जाहिर होकर उसे उसके लाहिला अमल से नहीं हटा सकता था। वो पैदाइशी ज़िद्दी नहीं था, उसे ज़िद्दी बनाया गया था। दारान मेरे भाई, मेगा प्रोजेक्ट है, सोच ज़रा, हार्वी की फिल्म, फिर कोई स्टार कार्ला, चलने से पहले ही सुपर हिट है ये फिल्म, लिखवा ले मुझसे कहीं भी। एक छोटे से सीन के लिए क्यों इतना भाव खा रहा है? इल्तिजाई लहजे में वो अब दारान की मिन्नत समाजत और लालच देने पर उतर आया था। वो छोटा सा सीन ही, लेकिन महज मुझे हज़म नहीं था। सपाट लहजे में वही ढीठ जवाब। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई, दोनों ने एक साथ निगाह उठाई थी। कम इन, दारान ने रोबदार आवाज़ में अंदर आने की इजाज़त दी थी। उसकी आवाज़ रोब और भारीपन उसकी शख्सियत के ऐन मुताबिक था, मगर उसके लहजे में हमेशा बेजारी का अंसर घुला रहता था। दरवाज़ा हल्की सी चरचराहट से खुला। रोजीन मशरूब की ट्रॉली लिए कमरे में ही दाखिल हुई थी। वो सुबह का आगाज़ ताज़ा जूस से ही करता था, लेकिन जूस के फ़ौरन बाद सिगरेट उसका सारा असर ज़ायल कर देती थी। कुछ चीज़ें उसकी ज़िंदगी में लाजिम मुलूज़ थी, नहारमू जूस, 3 घंटे जिम, तैराकी, सिगरेट और अनिल यूसुफ। सोच ले, ज़्यादा अकड़ में तुम्हारा ही नुकसान ना हो जाए। कार्ला के साथ फिल्म मिलना आसान नहीं, अनिल ने ज़ेर-लब मुस्कुराते हुए उसे छेड़ा था। वो दरान की संजीदगी को ख़त्म करना चाहता था। रोजीन अब ट्रॉली उसे उठाकर मशरूब मेज़ पर सजा रही थी। वो उर्दू नहीं जानती थी, इसीलिए दारान को गुफ्तगू में उसकी मौजूदगी में भी जारी थी। कार्ला हो या एंजेलिना, इनकार है। आगे होते हुए हाथ के इशारे से रोजीन को मना करके जूस का गिलास खुद उठाया था। इसी तरह हाथ के इशारे से अनिल को भी गिलास उठाने का कहा था। अनिल ने आगे होकर गिलास उठाया। रोजीन अब कमरे से बाहर जा रही थी। ताज़ा संतरे का जूस फरहत बख्श एहसास दे रहा था। ठीक है, मतलब तुम जिद के पूरे हो। अच्छा, अगर वो कहे कि मैं सीन को रद्द-बदल कर देता हूँ फिर? अनिल ने जूस का घूंट लिया और सीधा हुआ था। दूसरी तरफ वो जूस ख़त्म करने में मसरूफ़ था, उसकी बात को अनसुनी किए या शायद जवाब देने के मूड में ही नहीं था। कुछ तो जवाब दो। अगर मैं हार्वी से कहूँ कि वो मनाजर में कुछ तब्दीली कर दे तो फिर? अनिल ने आईब्रो उचकाते हुए जवाब मतलब निगाहों से उस पर गाड़ी थी।
वही खामोशी, अब जूस का दूसरा गिलास भरा जा रहा था। अनिल ने निगाहें उसके मजबूत बाजुओं पर टिकाई थी। और तुम्हें पता है हार्वी क्या कह रहा है? वो क्या कह रहा है कि दारांग अपने मजहब की वजह से ये कर रहा है। अनिल ने आहिस्तेगी से बात मुकम्मल करके उससे लब भीजे थे। पता था अब की बार वो जरूर बोलेगा। दारान ने चौंक कर निगाहें उठाई थी। पेशानी पर जहां रगें उभरी थी, जबड़े जब्त करने की वजह से एक दूसरे में ही पेवस्त नजर आए थे। सफ़ेद रंगत ये एकदम से गुस्सैले में नजर सुर्ख होने लगी थी। मेरा कोई मजहब नहीं है, करक लहजा मस्तरब जवाब। गिलास मेज पर रखा और मेज पर पड़ा सिगरेट केस उठाया था। हल्के नीले रंग का सिगरेट केस उसकी मजबूत उंगलियों में घूमता। उसके अंदरूनी अस्तराब की ही निशानी थी। दारान, कह देने से कुछ नहीं होता है। तुम मुसलमान हो, इस हकीकत को मत झुटलाया करो। और तुम जानते हो अब एक्शन फिल्मों में भी ऐसे 2-4 सीन होने लाजमी हो, जो जवाज बन गए हैं, जुजू बन गए हैं। मार्केट में डिमांड है इसकी। अब अगर तुम आए दिन इस बात को लेकर फिल्म छोड़ते रहोगे तो प्रोड्यूसर तुम्हें साइन करना ही छोड़ देंगे। अनिल ने तेवरियां चढ़ाई। उसने समझने की कोशिश में अब की बार सख्त लहजे में आने वाले वक्त की खबरदार किया था। बुरहान के अल्फाज हैं ये। दारान ने फौरन सिगरेट का केस निकालकर कश लगाकर उंगली हवा में उठाई थी। अनिल ने चौंक कर उसकी तरफ देखा था। अभी कुछ देर पहले नाश्ते की मेज पर वाकई बुरहान का कहा गया जुमला था जो उसके जहन में पेवस्त हुआ था। सारी इंडस्ट्री ही जानती है दारांग की फिल्म किस बुनियाद पर हिट होती है। मुझे अपनी फिल्म को सुपरहिट करने के लिए इन चीप मनाजिर की ही हरगिज़ ज़रूरत नहीं है। लोग मेरी सूरत और मेरी फाइट देखने आते हैं, जिस्म नहीं। और रही बात जिस्म की, तो इसके लिए फीमेल एक्ट्रेस बहुत होती हैं। वही ठहरा बेजार मगर मुतवज़न लहजा। सारी गुफ्तगू में ये उसकी सबसे लंबी बात थी। अनिल जो उसे टकटकी बांधे देख और सुन रहा था, गहरी सांस बाहर अंदर उंडेलता हुए सोफे के हत्थे पर बाजू फैलाए और पुश्त थके अंदाज में पीछे टिका दी थी। ठीक है, और मैं हार्वी को तुम्हारा आखिरी फैसला सुना देता हूँ। अगर वो मनाजर तब्दील नहीं करता है तो फिर उसे एडवांस वापस कर देते हैं। अनिल ने कंधे उचकाकर बात खत्म की थी। असूलतन तो एडवांस वापस करना भी नहीं बनता है। धुआं हुआ वो छोड़ते हुए बोला था। अनिल ने हैरत से उसे देखा था। अब वो ज़ेरे लब मस्कुराना मुस्कुराहट सजाया उसकी तरफ देख रहा था। सब्जी माइल गहरी पुतलियाँ, वो सच कह रहा था। लोग उसकी सूरत और फाइट देखने ही तो आते थे। उसने धोखा दिया है। स्क्रिप्ट में ऐसा कोई सीन नहीं थे। उसने अब क्यों ऐड किए? जब हम शूटिंग पर जाने वाले थे मैंने स्क्रिप्ट पर फिल्म साइन की थी, इसीलिए एडवांस इसी बेस पर है। सख्त लहजे में अपना मौक़िफ़ पेश किया था। अब की बार अनिल भी कोई जवाब नहीं दे सका, बस उसे देख कर ही रह गया। फिर एकदम ही सोफे पर उसे उठा, जेब से मोबाइल निकाला। ठीक है, मैं यही हूँ, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं हार्वी से रब्ता करता हूँ। अनिल ने अंगूठा घुमाकर मोबाइल स्क्रीन को खोली थी। नहीं, वो खुद रब्ता करेगा, तुम नहीं करोगे। रोजिन को कहता हूँ नाश्ता लगवाए तुम्हारे लिए, नाक चढ़ाकर कहा था। आगे होकर मेज़ पर पड़ा कार्डलेस उठाया था। नहीं, नाश्ता करके आया हूँ, तुम बस जल्दी रेडी हो जाओ, मैं बाहर वेट कर रहा हूँ। अनिल ने मुस्कुराकर नाश्ते से इनकार किया था। कदम बाहर की तरफ बढ़ा दिए। हार्वी से रब्ता तो उसे ही करना था। कुछ आवाज़ें थीं जिनकी मध्यम बाज़ग्रश्त, जो पहले मक्खियों की बनबनाहट सूरत सुनाई दे रही थी, अब वाज़ा होने लगी थी। उसने आंखें खोलने की कोशिश की, जिसके बायस सर में शदीद तकलीफ़ों का एहसास हुआ था, ऐसे जैसे सर किसी शिकंजे में जकड़ा हुआ हो। आंखों के पपोटे सूजे हुए हों, बायस आंखों पर वज़न महसूस हो रहा था। उसकी आंखों के ऊपर जल्द नीली हो रही थी। जिस्म ठंड के बायस अकड़ाहट लिए हुए था। वो दाएं करवट लकड़ी के बने फर्श पर लेटी हुई थी और करवट के बायस जिस्म का ऊपरी हिस्सा बर्फ हो रहा था। आहिस्तेगी से शायद सर दर्द को बर्दाश्त करते हुए जबड़े भींचकर आंखें ज़बरदस्ती खोली। कितने ही पलकें टूटने की तकलीफ के बायस मुंह खोल गया था। पलकें माथे से बहने वाले खून के सबब आंखों को नीचे हिस्से से चिपक गई थी। अब जब ज़बरदस्ती उसको खोला तो पलकें चिपक कर टूट गई थीं। आंखें खोलते ही सब वाज़ा हो गया था और उसी लकड़ी के बने छोटे से डिब्बे नुमा कमरे में फर्श पर लेटी थी, जहां वो पिछले 2 दिन से कैद थी। उसे लाविया में आए आज तीसरा दिन था। आहिस्तेगी से गर्दन मोड़कर खिड़की की तरफ देखा था। वो वहां अब लकड़ी के तख्त लगाकर कील ठोक दिए गए थे। इतने ठंड में भी गले में कांटे चुभते जैसे एहसास था। लबों के किनारे पर खून मुजमद था। रात का सारा मंजर निगाहों में घूम गया था। हाथ को फर्श पर रखकर कोहनी के बल ऊपर उठी। उसे छोटे से कमरे में एक लकड़ी की पलंग, जगह जगह मकड़ी के जाले, मिट्टी का और उसके कपड़ों की अटैची के सिवा कुछ नहीं था। वो उठकर बैठ चुकी थी। बाहर से आती आवाज़ें अब वाज़ा हो रही थी। एक आवाज़ तो लिताओ की थी, जबकि दूसरी आवाज़ किसी अनजान मर्द की थी। वो लिताओ पर चीख रहा था।
वो लड़खड़ाते हुए बामुश्किल उठी थी। घुटनों पर खून जमा हुआ था। सफ़ेद नाइटी जगह जगह से खून से लिपट थी। जिस्म सर्दी के बायस अकड़ रहा था। वो अब आहिस्ते से कदम उठाती कमरे के दरवाजे के पास आई और लकड़ी से बने उस टूटे फूटे दरवाजे में मौजूद दांगस्त सुराखों में से एक सुराख पर आंख की पुतली टिकाए दूसरी तरफ का मंजर साफ वाज़ा था। वही मैला कुचैला सा छोटा सा हॉल नुमा कमरा, जिसमें 2 कुर्सियां और उनके बीच एक मेज़ थी। एक तरफ एक लोहे की मेज़ पर चूल्हा और कुछ गंदे बर्तन पड़े थे। दीवार पर जगह जगह खूंटियों पर कपड़े लटक रहे थे। कमरे के वस्त में इस रात जिस आदमी की टांगों में कांटा चुभ होकर वो भागी थी, वो लिताओ के गिरबान थामे खड़ा था। वो चीनी जबान में उस पर चीख रहा था, मेरा सारा पैसा वापस कर, एक एक पाई जो मैंने पाकिस्तान भिजवाए थे वो भी। वो आदमी गुर्रा रहा था। लिताओ बार बार आंखों में मीच कर उसके अताब से बचने की नाकाम कोशिश कर रहा था। मेरी बात सुनो, सिर्फ तुम्हारी वजह से बीवी होने के बावजूद मैंने आज तक उसे हाथ तक नहीं लगाया। तुम्हें बिल्कुल अनछुई लड़की चाहिए थी, छोटी उम्र की। और लिताओ उसे कायल कर रहा था या वजाहत दे रहा था, मगर उसने उसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही लिताओ का गिरबान दबोचकर उसे हवा में मुंतकिल किया था। लिताओ के पांव अब फर्श से चंद इंच की ऊंचाई पर हिल रहे थे और शक्ल सांस बंद होने की वजह से सुर्ख हो रही थी। मेरे किसी काम की नहीं है, वो चाहे अनछुई हो, वो डायन है, लड़की नहीं। देखा नहीं कल रात मेरा क्या हाल किया है उसने। तो मुझे मेरा पैसा वापस करो, मुझे नहीं चाहिए वो। आदमी ने दांत पीसते हुए लिताओ की पेशकश ठुकरा रहा था। लिताओ अपने दोनों हाथों की मदद से उसके हाथों की गिरफ्त कम करने की नाकाम सही कर रहा था। तुम एक ट्राई और करो। बहुत मारा है कल उसे मैंने, आज चू भी नहीं करेगी। तुम ही पहले हो जिससे वो पेश हुई थी। लिताओ बामुश्किल बोलते हुए उसे पुचकार रहा था। दरवाजे के पास आंख की सियाह पुतली में खौफ के साए लहरा गए थे। नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मुझे मेरे पैसे चाहिए बस, वो तेज में चिल्लाया था। ओके, मैं कल रात उसे शहर बेचने जा रहा हूँ, तुम्हें परसों पैसे मिल जाएंगे। लिताओ हाथ जोड़े उसे मोहलत मांग रहा था, हर हाल में, नहीं तो वही कांटा अब की बार तेरे अंदर घुसा दूंगा, समझा। उसने एक झटके से लिताओ को छोड़ा। वो लड़खड़ा कर पीछे पड़ी कुर्सी से टकराया था। आदमी अब गुस्से से उसे घूर रहा था, जबकि लिताओ जमीन पर लेटा सांस बहाल कर खांस रहा था। इस आदमी ने घूर कर आखिरी निगाह लिताओ पर डाली थी और फिर लंगड़ाता हुआ घबरा कर बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया था। यकीनन कल रात का कांटा चुभने की तकलीफ उसे बहुत ज़्यादा हुई थी, लेकिन उसने ना सिर्फ कांटे की रान में से गाड़ा था, बल्कि उस पर अपना पूरा वजन डाल कर दिया था, जिसके बायस वो उसकी जिल्द के अंदर गहराइयों में पेवस्त हुआ था। वो अब यूं ही आंख टिकाए बाहर के मंजर देख रही थी कि अचानक लिताओ के दरवाजे की तरफ देखने पर दुबक कर पीछे हुई। खौफ की लहर ठंड से उसे अकड़े जिस्म से सराहत करने लगी थी। कदमों की चाप अब दरवाजे की तरफ ही आ रही थी। दरवाज़ा धड़ की आवाज़ से खुला। जो पलंग पर बैठी थी कांप कर रह गई थी। लिताओ तिलमिलाकर उसकी तरफ आया था और उसे बाजू से खींचकर जमीन पर पटका था। वो कर्रा गई। पता है मेरा कितना नुकसान किया है तूने। वो उस गांव का सबसे अमीर आदमी था, तो उसको अनछुई लड़की देने का पैसा लिया था मैंने। लिताओ उसके सर पर खड़ा चीख रहा था। वो तो बस तेज तेज सांस ले रही थी। लिताओ को उसके घूरने पर मजीद गुस्सा आया था। उस पर फिर से टांगों की बरसात शुरू कर दी गई थी। वो बाहर होने वाली अपनी सारी तजलील का बदला अब उससे ले रहा था। उसने टांगों को समेटकर पेट से चिपका लिया था। लिताओ के पांव अब टांगों पर ही और कमर की हड्डियों पर लग रहे थे। वो मुसलसल टांगे मारते हुए चीख रहा था, और तुमने क्या हाल किया है इसका कल। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उसने तेज में मुट्ठियां भेजी थी। गुस्से में कांपते हुए वो उसकी बालों को अपनी मुट्ठियों में दबोच चुका था। वो चेहरा छुटका कर वापस ऊपर की तरफ अपनी तकलीफ और खौफ से कांप रही थी। तुझे ये सब करने में बहुत मसला है ना। अब देखना, ये जिस्म जिसे तू छूने से भी नहीं देती है ना, क्या हाल होता है इसका। वो बार बार उसकी गर्दन को झटका दे रहा था। तुम्हारे सारे अज़ा एक एक करके निकाल कर बेचे जाएंगे। वो उसकी आंखों में आंखें गाड़ कर गुर्रा रहा था। बाल छोड़कर अचानक अपनी जगह से उठा और लंबे लंबे टक भरता हुआ हॉल में पड़े मेज तक गया। वहाँ से एक प्याली उठाई और उस तक वापस आया था। वो तकलीफ से कर्राते हुए उस बार आंखें खोलकर देख रही थी। खाना खाओगी, भूख लगी है। उससे चंद कदम के फासले पर खड़े हुए ताजिया पूछ रहा था। भूख से तो वाकई बहुत बुरा हाल था। चेहरा ऊपर उठाया था। लिताओ ने एक झटके से हाथ में पकड़ी प्लेट फर्श पर फेंक दी। प्लेट नीचे गिरते ही उसमें मौजूद सारे नूडल्स ज़मीन में ढेर हुए थे। वो कहका लगाते हुए घुटनों के बल नीचे उसके बाल बिल्कुल सामने बैठा था। खाओ खाओ। बालों को उसके चेहरे पर पकड़े नूडल्स के ढेर पर रख कर दबा दिया।
वो नूडल्स पर उसका चेहरा मसल रहा था। वो बिलबिला उठी थी और पूरी कुव्वत से लगाकर चेहरा ऊपर करने की कोशिश की, मगर 3 दिन से नकाहत बढ़ गई थी। चंद सेकंड के बाद ही लीताओं ने झटका देकर उसका चेहरा ऊपर उठाया और बुलंद व भांग कहका लगाया था। चेहरे पर जगह जगह नूडल्स चिपके हुए थे। तुम्हारे बाप को पैसे दिए हैं मैंने, अब तुम मेरी मलकियत हो। चाहो तो चमड़ी बेचो, चाहो तो अंजा, वापस नहीं जाओगी तुम, समझी। वो पूरे दांत वाजा करके चीख उठा था। वो उसकी टूटी फूटी बातें समझ रही थी। वो शायद उसे अब आगे कहीं बेचना चाहता था। वो एकदम अपनी जगह से उठा और बाहर निकल गया था। दरवाज़ा फिर से बंद हो गया। वो जल्दी से उठी और पागलों की तरह ज़मीन पर गिरे नूडल्स उठाकर खाने लगी थी। आंखों से लगातार आंसू जारी थे। वो मुट्ठियां भर भर कर नूडल्स मुंह में डाल रही थी। इस वक्त जख्मों की तकलीफ नहीं, भूख का एहसास गालिब था। सूरज गुरूब होने को था। कराची में शाम अपने साए फैला चुकी थी। लाइंस एरिया में इमारतें भी अब अंधेरे में डूबने को तैयार थीं। जोवत जोवत, जोई ने ऊंची आवाज़ में पुकारा था। वो फ्लैट के इमारत के सामने मौजूद मैदान के गेट पर खड़ी थी, दोनों हाथ कमर पर धरे, हल्के जर्द रंग के जोड़े में मलबूस। वो मामूल से ज़्यादा गहरी रंगत की लग रही थी। भवें इकट्ठी किए वो आंखों को चुंधिया किए वो गोल मैदान था जिसके मुख्तलिफ एतराफ़ में 4 दरवाजे थे। ये तमाम इमारतों के मुश्तरका मैदान था जहाँ तमाम औरतों की फ्लैटों में रिहाइश पजीर बच्चे खेलते थे। वो जोवुत को पुकारती अब मैदान में लगे हुए लोहे के गेट से अंदर दाखिल हो रही थी। मैदान में अनगिनत छोटे बड़े लड़के मुख्तलिफ खेल खेलने में मसरूफ़ थे। वो इर्द गिर्द 6 साला जोवुत को खोजने के लिए निगाहें घुमा रही थी जब अचानक दरख्त के नीचे मौजूद बेंच पर निगाह थम गई थी। वो शायद वही लड़का था जिसे उस दिन उसने और सुनैना ने बालकनी से देखा था। वो आज भी खामोश सर झुकाए बैठा था, इर्द गिर्द धकेलती तमाम बच्चे और लड़कों से बेनियाज। उम्र के लिहाज से वो 19-20 साल का लग रहा था। वो लड़का उसी अंदाज में सर झुकाए, निगाहें ज़मीन पर टिकाए, खोया सा बैठा था जिसे उस दिन बारिश में बैठा था। उसकी उम्र के तमाम लड़के यहाँ मुख्तलिफ खेल खेलने में मसरूफ़ थे। वाहिद वो था जो यूं सर झुकाए परेशान हाल बैठा हुआ था। यकीनन वो किसी बड़ी परेशानी में मुब्तला था। अचानक उसके पैरों के पास एक गंदी गेंद आकर रुकी। वो चौंका और ख्यालों से बाहर आया था। वो पुराने से स्लीपर्स पहने हुए था। कपड़ों की हालत भी अबतर थी। वो किसी मुतसद से भी नीचे तबके से ताल्लुक़ रखने वाला लग रहा था। गेंद के यूं पाँव के पास आकर रुकने पर पहले तो वो चंद सेकंड्स के लिए गेंद को यूं ही देखता रहा, फिर सर ऊपर उठाया था। उसके बाल घने और सीधे होने के बायस कितने ही लटे उसके माथे पर गिरी हुई थीं। उसकी आंखें थकी हुई लग रही थीं। भवें इकट्ठी होने के बायस आंखों की पुतलियां सुकड़ी हुई थीं। वो हुनूस बेतासुर चेहरे और सपाट आंखों से सामने देख रहा था जहां कुछ लड़के क्रिकेट खेल रहे थे और उनकी गेंद उसके पास आकर गिरी थी। उसकी रंगत साफ थी और हल्की सी मूछें और दाढ़ी उसके चेहरे पर खूब जच रही थी। उसका चेहरा उसके हुलिये के बिल्कुल बरअक्स था। वो जो उसके हुलिये से उसे कोई मतोसत से भी नीचे तबके का कोई गरीब लड़का, मजबूर लड़का समझते हुए थी, अब उसके सर ऊपर उठाने पर अपनी ही पहली सोच को रद्द किया था। वो तो हश निगाहें उस पर टिकाए इर्द गिर्द के माहौल से बेनियाज उसे देखने में मगन थी। वो खूबरू और एक निगाह में आसिर कर देने वाली शख्सियत का मालिक था। जोई की जगह शायद कोई भी होता तो उससे पहली दफ़ा यूं ही सर जी भर के देखता होता। वो खुद एक आम शक्ल सूरत की मालिक ज़रूर थी, मगर दिल कब इतना हुस्न परस्त हुआ कि वो एक दम साधे उस लड़के को देखती रह गई थी। वो अब अपने पैरों के पास पड़ी गेंद को झुक रहा था और उठा चुका था और अपनी तरफ आते लड़के की तरफ गेंद उछाल दी। अचानक गेंद फेंकते हुए उसकी निगाहें कुछ दूर सकन खड़ी जोई पर पड़ी जो उसे यूं टकटके बांधे देख रही थी। उसके यूं देखने पर जोई ने फ़ौरन सटपटा कर निगाहों का ज़ाविया बदला था। आपी, मैं यहाँ हूँ, इधर देखो, चीखती सी आवाज़ उसके अकब से उभरी थी। जोवत ने शायद उसे खड़ा देख लिया था तो अब वो खुद उसके पास आ गया था। वो दफ्तन मुड़ी, जोवत पसीने में शराबोर उसके पीछे खड़ा था। वो लड़का अब तक यकटक उसकी तरफ देख रहा था। जोई का दिल बिला वजह उसके यूं देखने पर होले से लर्जा। हालांकि ये कोई ऐसी अचंभे की बात तो ना थी। जिस तरह कुछ देर पहले वो उसे तक रही थी, अब वो भी वैसे ही उसे सरसरी निगाहों से देख रहा था, लेकिन अजीब सा एहसास शर्मिंदगी थी। वो गड़बड़ा कर जोवित के पास हुई और उसका कान मरोड़ डाला था। हाँ, कितनी बार अम्मा ने तुझे समझाया है, सूरज डूबने से पहले घर वापस आ जाया कर। अब चल जल्दी से घर। वो गुस्से में बैठी हैं, सख्त लहजे में डपटा था। जोवित कान मरोड़ने पे सबब एक आंख बंद किए तकलीफ से मुंह खोल रहा था। बस करें आपी, आज मैच लंबा हो गया था थोड़ा सा, जोवित ने बेचारगी से कहा।
जोई ने एक झटके से जोवित का कान छोड़ा और बिना उस लड़के की तरफ देखे कदम तेजी से आगे बढ़ा दिए थे। सांस बिला वजह फूल रही थी। जोवित भागते हुए अब उसके साथ हम कदम हुआ। बिल्डिंग की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए उसने बारहा सर को झटका, पर वो लड़का, उसकी अजीब सी गहरी लिए आंखें जैसे जहन के साथ चिपक सी गई थीं। ऐसा भी क्या अजीब था उस लड़के में। जोवित का हाथ थामे वो सीढ़ियाँ चढ़ते हुए अपनी ही सोचों में गुम थी। जब जोवित की कराह पर चौकी थी, अपनी सोचों में गुम, वो कब उसके हाथ की गिरफ्त बहुत बढ़ा चुकी थी, खबर ही नहीं हुई। आपी, हाथ क्यों इतनी जोर से दबा रही हो? अम्मा की मार से पहले ही जुल्म ढा रही हो मुझ पर। जोवित ने तकलीफ से उस कराहते हुए लहजे से इल्तिजा की थी। जोई ने नाक फुलाकर आंखें चंदी किए घूर कर उसकी तरफ देखा था। बातें तो बहुत बनानी आ गई हैं तुम्हें। आज तुम्हारी दुर्गत से मैं नहीं बचाने वाली हूँ तुम्हें। देखना कैसे अम्मा तुम्हारी चमड़ी उधेड़ती हैं। आसान है क्या यूँ तुम्हें पकड़ पकड़ कर लाना बाहर से? वो गर्दन घुमाकर दांत पीसते हुए उसे झाड़ने में मसरूफ थी। जोवित मुंह फुलाए कर साथ चल रहा था। चेहरे पर परेशानी के आसार थे। वो सही कह रही थी। आज तो अम्मा से उसकी अच्छी दुर्गत बनने वाली थी। वो लोग अपने फ्लैट के पास पहुंच चुके थे। वो जोई उसे अच्छी खासी सुना चुकी थी। फ्लैट का दरवाज़ा हमेशा की तरह आधा खुला था, जो रात को जान के आने के बाद ही बंद होता था। जोई फूली सांस की बहाल करते हुए फ्लैट के खुले दरवाजे से अंदर दाखिल हुई थी तो जोवुद भी उसके पीछे ही सर झुकाए अंदर दाखिल हुआ था। अंदर दाखिल होते ही छोटे से लॉन्च में से 2 कमरों के दरवाजे खुले थे और एक तरफ छोटा सा डरबा-नुमा बावर्ची खाना था और दूसरी तरफ गुस्ल खाना। दोनों कमरों के वस्त में बालकनी में खुलता दरवाज़ा था। लाउंज में एक तरफ एक लकड़ी का पलंग रखा हुआ था और पास पड़ी मेज़ पर किताबें और अनगिनत चीज़ों का ढेर था। जंग आलूद पुराना सा फ्रिज बावर्ची खाने के बिल्कुल बाहर पड़ा हुआ था। एक तरफ बर्तनों की टूटी सी अलमारी जिसमें बर्तनों के बजाय पुराने अखबार और जोई की बहुत से रिसाले जाल पड़े थे। एक तरफ पलंग से थोड़ा सा आगे प्लास्टिक के बारीक पाइप से तारीख करदा नंग बरंगी चटाई बिछी थी, जहाँ 10 साला मैरी बैठी कुछ लिखने में मसरूफ़ थी। उसके आगे उसकी किताबें बिखरी पड़ी थीं। एक तरफ छोटी सी लकड़ी के मेज़ पर टीवी रखा हुआ था जिस पर ईंट रखी हुई थी। टीवी इंतहाई मरमरी हालत में था कि इस पर ईंट रखे थे तो स्क्रीन झूलना बंद कर देती थी। मैली कुचैली 2 कुर्सियां एक साथ जोड़कर टीवी को बिल्कुल सामने दीवार के साथ लगा दी गई थी। इनमें से ही एक कुर्सी पर मरियम बैठी गुस्से से जोवित का घूर रही थी। इधर आ ज़रा, मरियम ने चीख कर सर झुकाए हुए जल्दी से कमरे में जाते हुए जोवित को पुकारा था। वो ज़बान दांतों में दबाए हुए निगाहें झुकाकर मुड़ा था। जोई ने उसके इस अंदाज पर बामुश्किल अपनी हंसी दबाई थी। वो 3 बेटियों के बाद एक ही बेटा था और मरियम उसके मामले में बहुत हसास थी। बावर्ची खाने से खटपट की आवाज़ें आ रही थीं। शायद सुनैना रात के खाने की तैयारी में जुट चुकी थी। जान के आने से पहले ही रात का खाना बन जाता था। अचानक मैदान वाले लड़के का ख्याल फिर से जहन में आते ही जोई जल्दी से बावर्ची खाने की तरफ बढ़ी, जबकि जोवित की मरियम के हाथों क्लास शुरू हो चुकी थी। चूल्हे के नीचे आग पूरी आंच लिए जल रही थी और ऊपर रखी देगची में मसूर की दाल अब फड़कियों सूरत उबलकर देगचियों के किनारे तक आ रही थी। दूसरे चूल्हे पर फ्राई पैन में घी के अंदर प्याज जलकर सुर्ख हो रही थी। ये छोटा सा डरबा-नुमा बावर्ची खाना था, जहाँ 2 दीवारों में घुमाकर पत्थर लगी शेल्फ बनी थी और शेल्फ के नीचे लकड़ी के टूटे-फूटे दरवाजे वाले केबिन बने हुए थे। सुनैना देगची के बिल्कुल सामने खड़ी उसमें चम्मच हिला रही थी और वो शेल्फ के कमर टिकाए उसके बिल्कुल सामने खड़ी थी। सही कह रही हूँ मैं, वही था उस दिन बारिश वाला। बहुत उदास दिख रहा था बेचारा। वो सरगोशीनुमा आवाज़ में सुनैना को कान में फुसर फुसर कर रही थी। सुनैना ने माथे पर तेवरियाँ डाली मगर कोई जवाब ना दिया। घी में जलती प्याज वाला फ्राई पैन उठाया और देगची में उलट दिया। एकदम से घी की आवाज़ और दाल का मिलाप की तेज़ आवाज़ ने बेहंगम शोर छोटे से बावर्ची खाने में बाहर तक उभारा था। कहीं कोई नए तो नहीं आए बिल्डिंग में हमारे? जोई ने भवें उठाते हुए तशवीश जाहिर की थी। सुनैना देगची में चम्मच हिलाने में मगन थी और वो आंखों के सिकोड़े पुरसोच निगाहों से सामने बर्तनों की रैक पर जमाए हुई थी। प्लास्टिक के गदले से रंग में ढली चंद प्लेटें और शीशे के ग्लास बड़े सलीके से रखे हुए थे। या फिर अनु का दोस्त होगा, उसको ही मिलने को आता होगा हमारी बिल्डिंग में। तुम्हारा क्या ख्याल है? जोई ने अपना अगला अंदाज़ा बताया और फिर पुरजोश अंदाज में सुनैना की तरफ सवाली निगाहों से देखा था।
क्या है, कुछ तो बोलो ना, मैं कब से तुम्हें कुछ बता रही हूँ और एक तुम हो बस चुप से सुने जा रही हो। जोई ने उसे मुसलसल खामोशी पर झुंझलाकर इस्तफसार किया था। सुनैना ने गहरी सांस बाहर उंडेली, चूल्हे के नीचे जलती आंच को कम किया और इसकी तरफ रुख किया जो पेशानी पर बल डाले उसे घूर रही थी। मैं तो ये सोच रही हूँ कि तब से उस दिन मुझे मोहतरमा ने कहा कि हम क्यों कर रहे हैं ये इस लड़के पर इतनी इन्वेस्टिगेशन, और आज खुद जब से बाहर से आई हो बस उसी लड़के के बारे में बताया जा रही हो। खैर तो है? सुनैना ने कमरे के गिर्द हाथ बांधते दुपट्टा खोलते हुए भवें उचकाकर तजस्सुस से पूछा था। जोई ने भवें इकट्ठी की, उसकी सोच की नफ़ी की, जबकि वो शेल्फ पर कुछ दूर रखे रैंक में लगी प्लेट उठाए देगची की तरफ मुड़ी थी। हाँ, तू सही कह रही है। ऐसा भी क्या है, मैं क्यों जहन पर सवार कर रही हूँ उसको? जोई ने उसकी बात गौर करते हुए सर को झटका था। सुनैना ने लब भींचे देगची का ढक्कन उठाया और भाप उड़ाती देगची में चम्मच डाला था। जोई ने नीचे लब को दांत में दबाया था। एक दफ़ा फिर से पुरसोच अंदाज में उसी की तरफ देखा। सुनैना, क्या है कि मैं ये सोच रही थी कि वो क्रिश्चियन नहीं हो सकता, मुसलमान लगता है। जोई की सोई अभी भी वहीं पर अटकी हुई थी। सुनैना ने भी तोजी से चम्मच में सालन भर कर प्लेट में उंडेला और उसकी तरफ रुख मोड़ा था। जोई, वो जो भी हो, हमें क्या लेना देना, इसे छोड़ो। इसको खोजना ज़रिया ये चक कर बताओ कि भला सही बना है बनी है क्या दाल? अम्मा का क्लास ना हो जाए कहीं। सुनैना ने पलट कर प्लेट उसके आगे करते हुए कहा था। सुनैना सही कह रही थी। वो क्यों बिला वजह एक अनजान लड़के की शख्सियत में इतना उलझ रही थी? सर झटक कर प्लेट पर नज़र जमाई और प्लेट सुनैना के हाथ से थाम ली। दारांग विला में शाम अपनी तमाम तर रंगीनियाँ लिए उतरी थी। सुर्ख, नारंगी और पीली रोशनी में नहाया हुआ सूरज समंदर में डूबता हुआ दिल आवेज़ा मंजर पेश कर रहा था। लॉन में मध्यम सी चलती हुई हवा तीर की तालाब में मौजूद नीले पानी में अरताश पैदा कर रही थी, लहरें बना रही थी। तालाब से चंद कदम के फासले पर लगे सोफों पर सफ़ेद रंग के पोशिश पर हल्के गुलाबी फूल, सब्ज कालीन सूरत बिछी घास वाले लॉन के हुस्न में मज़ीद इजाफा कर रही थी। और उन्हीं सोफ़ों में से एक सोफ़े पर दारान पूरे वक़ार के साथ सोफ़े के हत्थे पर बाजू टिकाए सफ़ेद आधी आस्तीन की टी शर्ट के नीचे सिया ढीला सा ट्राउज़र जेबतन किए हुए सामने बैठा हार्वी पर निगाहें जमाए हुए था। एक तरफ रखे सोफ़े पर अनिल लैपटॉप गोद में लिए बैठा कुछ टाइप करने में मसरूफ़ था और उसी के मुख्तलिफ समेत हार्वी टांग पर टांग जमाए विराजमान था। अनिल से बहुत देर बाद बहस के बाद जब उसने एडवांस वापस देकर फिल्म से दस्तबरदार होने का कहा तो हार्वी को मजबूरन दारांग विला आना ही पड़ा था। दारांग उसका इस फिल्म में से एक दफ़ा का इनकार मतलब हमेशा का इनकार था, जो उसी के लिए नुकसान का बायस भी हो सकता था। वो हॉलीवुड के पहले 5 उभरते सितारों में से एक था जिन्होंने पूरी हॉलीवुड में हलचल मचा रखी थी। तुम्हारे साथ ये मेरी पहली फिल्म है दारांग, इसीलिए मुझे अंदाज़ा नहीं था तुम ऐसे सीन्स बिल्कुल नहीं करते। हार्वी ने मुस्कुराते हुए झूठ बोला था। मिस्टर साइटन, वैसे तो मेरे बहुत से किस्से इंडस्ट्री में बहुत मशहूर हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ स्टेफिन के फिल्म का किस्सा आपने नहीं सुन रखा, ये बात मेरे मानने में नहीं आ रही है। बिखरे बालों में आहिस्तगी से हाथ फेरते हुए वो सूख से कह रहा था। हार्वी ने एक आईब्रो झुकाया, अंदाज से चोरी पकड़ जाने वाला था। दारान सही कह रहा था, उसका स्टेफन की फिल्म वाला किस्सा बहुत मशहूर हुआ था। वो फिल्म के स्टार के साथ बोसा जनी का मंजर था जिस पर दारान बीच में ही फिल्म छोड़ रहा था क्योंकि स्टेफन ने मंजर में उसका यदम दिलचस्पी महसूस करते हुए दारान से झगड़ा कर लिया था। बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कि आपने स्टेफन से शर्त लगा रखी है कि दारांग मेरी फिल्म में ऐसे सीन ज़रूर करेगा। खफीफ सा कहका लगाया था, कंधे धीरे से हिलने लगे थे, आंखें चमक रही थीं जिनमें बला की जहानत झलक रही थी। एक लम्हे को हार्वी सटपटा गया था। वो कैसे सब जानता था? वो अफसर को झुकाकर बामुश्किल अपने बेसाख्ता उमड़ आने वाले हंसी को ज़ेरे-लब मुस्कुराहट में तब्दील कर रहा था। हार्वी ने लब भींचे अनिल की तरफ देखा। वो जो लैपटॉप से तवज्जो हटाए अब सामने देख रहा था। जो स्क्रिप्ट तुमने मुझे पढ़ने के लिए भेजा था उसमें मेरा और कार्ला का कोई ऐसा बरहना रोमांवी मंजर नहीं था। दारान ने दोनों हाथों को उंगलियों के आपस में फंसाए दो टूक अंदाज में कहा था। हार्वी ने एकदम से पहलू बदला। अनिल ने कनखियों से बारी बारी दोनों की तरफ देखा और निगाहें फिर से लैपटॉप पर जमा दी थीं। नहीं, ये तो फिल्म डायरेक्टर ने बाद में एडिशन करवाया है। थोड़ा ऐसा मसाला ऐड होना चाहिए फिल्म में, आजकल इसकी डिमांड है। हार्वी ने अपना मौक़िफ़ पेश किया और तायद के लिए पास बैठे अनिल की तरफ देखा था। अनिल ने बाखूबी कोई इशारा नहीं दिया था। देता भी क्यों? ये सारे जर्बे वो दारान को कायल करने के लिए आजमा कर नाकाम हो चुका था।
मुझे डिमांड नहीं देखनी, मयार देखना है। दारान ने एक आईब्रो चढ़ाए रूखे से लहजे में जवाब दिया था। वैसे मैंने तो अनिल को एक ऑफर भी दी थी, सुबह शायद उसने जिक्र किया हो। हार्वी ने कनखियों से अनिल की तरफ सवाली निगाहों से देखा था। अनिल ने आंखें निकालते हुए सर को नफी में जन्बिश दी। वो अनिल से इन मनाजर की खातिर पैसे बढ़ाने की पेशकश कर चुका था, लेकिन अनिल यूसुफ जानता था कि इन पर फिर भी नहीं मानेगा। इसीलिए उसने हार्वी को इसी वक्त दो टूक लहजे में मना करते हुए कह दिया था कि दारांग पैसों में नहीं बिकता, वो सिर्फ अपने फन के पैसे लेता है, और उसके फन उसकी जानदार अदाकारी और फाइटिंग स्टंट थे जो वो खुद फिल्माता था। दारांग पैसों में नहीं बिकता मिस्टर साल्टन, सिर्फ अपने फन का पैसा वसूल करता है। दारान ने सिगरेट सुलगाई थी। हार्वी ने चौंक कर हैरत से अनिल की तरफ देखा तो वो समझा था शायद उसने दारांग से ये बात नहीं की होगी, लेकिन महसूस अंदाज में लेटर खोलते वो बंद करते हुए गहरी निगाहों से हार्वी को देख रहा था। यही कहा होगा, अनिल ने आपसे इस्तेजाज़ी मुस्कुराहट के साथ सवाल पूछा था। हार्वी ने गहरी सांस ली और पुश्त सोफे के साथ टिका दी। वो उसकी बात समझ से बाहर था। आज मानना पड़ेगा, लोग उसको सही बददिमाग कहते हैं। ठीक है, मान ली तुम्हारी बात, इनमें से कोई सीन ऐड नहीं होगा। अब कल सुबह की फ्लाइट है, तुम और कार्ला एक ही फ्लाइट में होंगे। हार्वी ने कंधे उचकाते हुए हथियार डाल दिए थे। दरान ने सिगरेट वाले हाथ में दाई आईब्रो को अंगूठे से सहलाया और फिर लब भीचे अजबात में सर हिला दिया था। जैसे ही उसकी आंखों पर से किसी की खींच के सियाह पट्टी हटाई, तेज रोशनी के सबब उसने जल्दी से आंखें मीच ली थी। फिर आहिस्ते से पलकों को लरसते हुए आंखों को खोला था। ये एक छोटा सा ऑफिस नुमा कमरा था जो बेइंतहा बदबूदार था। उसके सामने 3 नफूस खड़े हुए थे, लिताओ, उसका दोस्त वांग और तीसरा कोई और शख्स था। वो फटी फटी आंखों से सारा मंजर देख रही थी। लिताओ उससे बातें कर रहा था और बार बार तीसरे शख्स को शेविन के नाम से पुकार रहा था, शियोन के नाम से पुकार रहा था। वो उस वक्त हल्के गुलाबी रंग के बिना आसीनों वाली टी शर्ट और तंग जीन्स में मलबूस थी, जो सुबह ज़बरदस्ती लिताओ ने उसे पहनने के लिए कहा था। उसके बाकी सब कपड़े वो अटैची समेत उठाकर फेंक चुका था। उसके चेहरे पर गर्दन पर अनगिनत नील के निशान जो पिछले 4 दिन की कहानी चीख चीख कर सुना रहे थे। वो अपनी आबरू बचाने के लिए जी जान लगाए हुए थी। अचानक लिताओ आगे बढ़ा और बाजू से खींचकर उसे शियोन के सामने किया था। टी शर्ट और जीन्स में मलबूस भी वो खुद को बरहाना ही महसूस कर रही थी, क्योंकि सामने खड़े शियोन की निगाहें उसके चेहरे से ज़्यादा उसके जिस्म के आर पार होती हुई महसूस हो रही थी। टी शर्ट गहरे गले वाली थी, जिसे अब वो समेटकर दोनों हाथों को से ऊपर कर रही थी। लिताओ आज उसे 5 घंटे के तवील मुसाफत के बाद शहर में लाया था। इस इमारत में दाखिल होते ही बैरूनी गेट पर उसकी आंखों पर सियाह पट्टी बांधी गई थी, जो अब उसके ऑफिस नुमा कमरे में आकर खुली थी। शियोन अब लबों पर खबाजत से उंगली फेरते हुए उसके इर्द गिर्द घूमकर उसे जांच रहा था। उसकी निगाहों में मौजूद हैवानियत को अंदर से ही लर्जा रही थी। अचानक शियोन ने उसके बार बार गले के दुरुस्त करते हुए हाथों को पकड़कर कुर्सी के टेप के साथ पीछे के रुख कमर बांध दिए थे। वो उसके अमल पर लड़खड़ा गई थी। शियोन अब फिर से उसको बगौर देख रहा था, फिर रुका और लिताओ की तरफ हैरत से देखा था। तुम्हें ये इस काम के लिए बेकार क्यों लगती थी? अच्छी खासी तो है, हैरत और खबाजत से भवे उचकाए सवाल किया था। लिताओ ने एक हकीर निगाह उस पर डाली, जो फटी फटी आंखों से कान खड़े किए उनकी बातों को समझने की कोशिश कर रही थी, पर वो इतनी तेजी से चीनी जबान बोल रहे थे कि उसके पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा था। फ़कत एक खौफ था जो रीढ़ की हड्डी को और ऊपर से नीचे तक गर्दिश कर रहा था। तुम्हें इसमें क्या खास नजर आया? तुम बस इसे अज़ा पेवंदकारी वाले डिपार्टमेंट में डलवा दो, मुझे मेरा मुआवजा दो। लिताओ भरपूर बेजारियत का जाहिर की थी। वो उसकी बार बार भागने और जिस्म फरोशी पर आमादा ना होने से तंग आ चुका था और अब सिर्फ पैसों की गर्ज थी। शियोन अब उसकी शर्ट की उंगलियों में घुमाते हुए उसे करीब कर रहा था और शियोन उसकी इस हरकत पर वो हंसते हुए पीछे की तरफ फड़फड़ाने लगी थी। लिताओ ने एक झटके से शियोन को कंधे से पकड़कर पीछे किया था। ऐसे नहीं, अगर इसके लिए चाहिए पहले पैसे दो मुझे, मेरा माल है, लिताओ ने तुनकर कहा था। वो खबासत से बुलंद वह बाहंग खैखा लगाता हुआ पीछे हुआ, चंद कदम आगे बढ़ा और दरवाज़ा खोलकर बाहर इशारा किया था। अगले ही लम्हे एक और फटकार ज़दा चेहरा वाला नफ्स ऑफिस में दाखिल हुआ था। पैसे दो इनको, फारिग करो और मार्क को भेजो मेरे पास। शियोन ने जेब में हाथ डाला और एक चाबी कमरे में आने वाले नफ्स की तरफ फेंकते हुए हुक्म सादर किया था।
चाबी थामने के बाद वो आदमी ने आंख से ही लिताओ को और वोंग को अपने साथ आने का इशारा किया। लिताओ बिना उसकी तरफ एक भी निगाह डाले बाहर जा चुका था। अब कमरे में शियोन पूरी तरह एक्सरे मशीन बना उसे जांच रहा था। प्लीज़ मुझे जाने दो, मुझे पाकिस्तान जाना है, अपने घर। अचानक वो भागते हुए शियोन के पैरों में घुटने के बल बैठ गई थी। जितनी टूटी फूटी चीनी जबान उससे आती थी वो सारी आजमा रही थी, लेकिन शियोन तो वक्त का फिरौन बना कह के लगा रहा था, यूं जैसे वो उसके गिड़गिड़ाने और रोने से लुत्फानंदोज हो रहा हो। उसी लम्हे दरवाज़ा खोलकर एक बड़े डिल डोल का आदमी दाखिल हुआ। वो कोई सिया फाम था और अब तक के तमाम नफूस में हैबतनाक था। वो जो परसों से 50 लड़कियां अलग की थीं, उनमें से डाल दो इसको। शियोन ने बेरहमी से अपने पैरों की तरफ इशारा करते हुए सामने खड़े सिया फाम को हुक्म सादर किया था। हुक्म मिलते ही सिया फाम आगे बढ़ा और झुककर उसके बालों से दबोचा। उसकी गिरफ्त इतनी सख्त थी कि ऊपर को खींचते बालों के साथ आंखें भी ऊपर को चढ़ती हुई महसूस हो रही थीं। तकलीफ से मुततर चीखें मारती हुई वो उठ खड़ी हुई थी। उस शख्स के पहले उसकी आंखों के गिर्द सियाह पट्टी बांधी और फिर एक झटके से उसे अपने कंधे पर डाला। टांगों पर उसकी गिरफ्त इतनी सख्त थी कि वो हिल भी नहीं सकती थी। आंखों पर सियाह पट्टी बंधे होने की वजह से कुछ नजर नहीं आ रहा था, बस वो चलता हुआ महसूस हो रहा था। फिर सीढ़ियां उतरता हुआ और फिर एक जगह वो रुक गया। हर गुजरता लम्हा उसकी जिंदगी को अंधेरों में धकेल रहा था। सब कुछ एक भयानक ख्वाब जैसा था। सियाह फरारी नर्म रवि से चारकोल में लिपटी शफाफ सड़क पर चल रही थी। गाड़ी की पिछली निशस्त पर बैठा अनिल अपने साथ बैठे दारान को काफी देर से जांच रहा था। वो किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। वो लोग रात को 8 बजे शूटिंग से पहले मामूल की शॉपिंग के लिए घर से निकले हुए थे। कल सुबह चाइना के लिए फ्लाइट थी, इसीलिए जरूरी सामान आज ही खरीदना था। दरान महतूश सी कैफियत में गैर मरई नुक्ते पर निगाहें मरकूज किए हुए था। वैसे तो उसे तवील वक्त तक खामोश रहने की आदत थी, लेकिन अनिल से कभी कभार उसकी ये आदत बर्दाश्त से बाहर हो जाती थी और अब भी दरान को देखकर उसका कुछ ऐसा ही हाल था। क्या हुआ, परेशान क्यों लग रहे हो? पूरी तरह उसकी तरफ रुख मोड़ते सवाल किया था। दरान ने चेहरा मोड़ा और गहरी निगाहों से अनिल की तरफ देखा। भवे हुनूस किसी गहरी सोच में की बाइस पेशानी पर अटकी हुई थी, आपकी सेक्शन बनाए हुई थी। तुम्हें हार्वी अजीब नहीं लगता? अनिल की बात का जवाब देने के बजाय उसका सवाल पूछ लिया था। ये उसकी आदत थी, सवाल पर जवाब के बजाय सवाल करना और दूसरे इंसान को खुद से जवाब तलाश करने पर मजबूर करना। लेकिन इस वक्त क्या गया सवाल अजीब था कि उसको हार्वी क्यों अजीब लगा, हालांकि आज तक सबको वही अजीब लगता था। मतलब? अनिल ने कंधे झुकाए थे। मतलब मुझे कुछ अजीब लगता है, पुरतजस्सुस लहजा अनिल ने नासमझी निगाहों में समोए देखा था। सेम गाड़ी को सुर्ख बत्ती जलने की बाइस सिग्नल पर रोक चुका था। हार्वी के पास कितनी ही सुपरहिट फिल्में हैं। फिर से उसी अंदाज में हैरान बैठे अनिल ने उसे सवाल किया था। अनिल ने भवें उठाई और लबों को गोलाई के रुख घुमाते हुए चंद सेकंड सोचा, फिर नाकाम होकर उसकी तरफ देखा। अब वो हार्वी के सुपरहिट फिल्मों की गिनती तो हरगिज नहीं जानता था। सब सुपरहिट हैं और ये वाली भी सुपरहिट ही जाएगी। क्यों, ऐसा क्यों पूछ रहे हो? मुतवाज़िन लहजे में जवाब देकर तशवीश जाहिर की थी। लेकिन मेरे हिसाब से फिर भी कुछ गड़बड़ है। इसके पास इतनी दौलत की रेल पे सिर्फ चंद सुपरहिट फिल्में देकर वो कैसे बहुत सारी प्रोडक्शंस कंपनी को पीछे छोड़े हुए है? दरान ने थोड़ी सा हिलाते हुए आंखों को सिकोड़ा था। अनिल ने गहरी सांस ली। अच्छा, तो वो तब से इन सोचों में मगन था। सिग्नल खुल चुका था, गाड़ी फिर से चलने लगी थी। दारान, तुम हमेशा से आगे की सोच क्यों रखते हो? मेरे तो समझ में ये बात बलातर है। इसकी दौलत ये हमें लेना देना ही क्या है? अनिल ने उसकी बात पर हैरत जाहिर की थी। सही, चलो तुम कहते हो तो छोड़ दिया। जबरदस्ती मुस्कुराहट के साथ लबों को फैलाया था। ऐसी मुस्कुराहट जो मुस्कुराहट खुद ब खुद चेहरे पर आती है, वो तो शायद कभी उसके चेहरे पर आई नहीं थी। लेकिन उस दुनिया में मुस्कुराहट नामी चीज अक्सर जगहों पर इस्तेमाल करनी पड़ती है। इसीलिए उसने एक झूठी मुस्कुराहट लबों पर सजाना सीख लिया था, जिसे बवक्त जरूरत वो इस्तेमाल करता था। इस मुस्कुराहट का साथ उसकी आंखें कभी नहीं देती थी। मोबाइल की बजती रिंगटोन पर अनिल ने चौंक कर हाथ में पकड़े हुए मोबाइल की तरफ देखा था। रीना कॉल कर रही है बार बार। तुम चेंजिंग रूम में थे तब भी कॉल आई थी कल। अनिल ने मोबाइल पर ही निगाहें झुकाए हुए साथ बैठे दरान को बताया था। तुम बार बार काटते रहो, सपाट लहजे में तर्क बतर्क जवाब दिया था। इट्स नॉट फेयर दारांग, शी लव्स यू। अनिल ने मसनूई आंखें निकाली थी।
रीना बेवरली हिल्स में एक मशहूर दौलतमंद बिजनेसमैन की बेटी थी और दारांग पर बुरी तरह फिदा थी। कोई भी शोबिस तकरीब हो या कुछ भी हो, वो हर जगह मौजूद रहती थी। उसके असूल व शौक इतने थे कि वो दारांग के पेशे वराना फोन नंबर तक रिसाई पा चुकी थी और अब आए दिन कॉल्स करती रहती थी। अगर उस तरह के लव का ख्याल रखने बैठ गया तो बस फिर गया मैं, मुतवाज़िन लहजे में जवाब दिया और उचक कर सीधा हुआ था। निगाहें सड़क के दाएं तरफ मौजूद मंगालिया बेकरी पर जम गई थी। ये बेलोरी हिल्स की मशहूर बेकरी थी जो अपने टेस्ट की वजह से मशहूर थी। बेकरी के पास रोको, दारान ने लबों पर उंगलियां रखते हुए ड्राइवर को हुक्म सादर किया था। ड्राइवर हुक्म से पहले ही गाड़ी को एक तरफ लगाता क्योंकि वो जानता था कि सड़क से दारांग कभी रुके बिना नहीं गुजरता था। बेकरी के शीशे के बनी सामने की दीवार के पार अंदर का मंजर साफ नजर आ रहा था। आज वो भी सफेद बेकरी में कैप सर पर टिकाए, सफेद नैपकिन बांधे हुए काउंटर के पीछे खड़ी दिलकशी से मुस्कुरा रही थी। काउंटर के सामने खड़ा खरीदार उससे मही गुफ्तगू था। आज फिर ओफ दारान प्लीज, रात को फ्लाइट है हमारी और बहुत सी तैयारी बाकी है आज। अनिल ने झुंझुलाकर हाथ हवा में उठा लिए थे। उसकी एक किस्म की इल्तिजा थी, लहजा निहायत बेजारियत लिए हुआ था। दारान उसकी बात अनसुनी करता हुआ सिगरेट सुलगा चुका था। गाड़ी का शीशा आहिस्ते से नीचे जा रहा था और दारान की निगाहें बेकरी के शीशे के पार उस लड़की पर जम गई थी। अनिल ने अपने हवा में उठे हाथ बेबसी से नीचे गोद में रखे थे। तो मैं बात करनी चाहिए उससे, दारान के करीब होकर सरगोशीनुमा मशवरा दिया था। क्या बात करूं? लबों में सिगरेट दबाए कहा और लाइटर को जलाकर सिगरेट के पास किया जबकि आंखें वहीं टिकी थीं। तुम जानते हो क्या बात? अनिल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अभी वक्त नहीं है, वो गाड़ी के पोस्ट से सर टिकाए पुरसुकून लहजे में कह रहा था। आंखों की पुतलियों में अब लड़की का अक्स बन रहा था जिसमें वो हंस रही थी। अनिल ने गहरी सांस बाहर उंडेली थी। चंद सेकंड्स यूं ही खामोशी निकली गई थी। अनिल आगे हुआ, कलाई पर बंधी घड़ी पर निगाहें डाली और फिर दारान की तरफ देखा, वो जो गाड़ी की खुली खिड़की के पार बाजू टिकाए हुए सिगरेट की कश लगा रहा था। मिस्टर मलिक, अब चले, आज इतना बहुत है, उसको देखना। अनिल ने सीट के पुश से सर टिकाए आंखें मूंदे हुए सवाल किया था। दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। वो वैसे ही सिगरेट के कश लगाता हुआ शीशे के पार उस लड़की की निगाहें जमाए हुए था। अनिल ने जब से लब भीजे आंखें खोली और पूरी तरह उसकी तरफ घूम गया। दारान, मेरी जगह तुम्हारे पीए कोई और होता ना तो यकीन करो तुम्हें छोड़ चुका होता मेरे भाई। अनिल ने सर को दाएं बाएं घुमाते हुए थके लहजे में तंजिया चीर चलाए थे। क्यों? मासूमियत से बिना उसकी तरफ देखे सवाल किया था। वाह, ये मासूमियत! मैं पीए हूँ लेकिन कुछ भी तुम्हें वक्त पर नहीं करवा पाता। अनिल ने दांत पीसते हुए अपनी बेबसी की हद बताई थी। सैम ड्राइव प्लीज। वो उसके रास्ते से आने से गुरेज किया कर भाई। अनिल ने आगे होते हुए ड्राइवर को मुफीद मशवरा दिया था। सैम वेट, दारान ने रोब से हुक्म दिया था। अनिल ने गौर कर देखा, अब दोनों एक दूसरे की आंखों में सीधे देख रहे थे। सैम, नो प्लीज, जल्दी चलो। अनिल ने दांत पीसते हुए सैम को फिर मुखालिफ हुक्म दिया था। दोनों के दरमियान दोस्ताना नोकझोंक अक्सर होती थी और सैम दोनों में पेश जाता था और अब भी वो दोनों कश्मकश में बैठा हुआ था कि किसकी बात माने, अनिल या दारान की। इस वक्त बहुत तैयारी पड़ी थी और वो सब उससे ज्यादा अहम है। चलो सैम, तुम फौरन दारांग चलो। अनिल अब सख्त पेशेवराना लहजे में अपनाए हुए था। देख लूंगा तुम्हें भी। सैम चलो, दारान ने मजमून गुस्से से कहा था। हाँ, देखते रहना, साथ हो तुम्हारे हमेशा। अनिल ने आंखें दबाए हुए शरारत से जवाब दिया था। गाड़ी फिर से सड़क पर उसी रफ्तार से दौड़ने लगी थी और अनिल अब सर को ताज्जुब से हिलाते हुए हंस रहा था। जोई आहिस्ते से फ्लैट का दरवाजा लगाकर पलटी और फ्लोर के जीने फलांगती हुई नीचे उतरी थी। सिया जोड़े में मलबूस वो सुर्ख दुपट्टे को कंधों पर टिकाए उजलत में जीने उतर रही थी। अम्मा सो रही थी और अब्बा के आने में अभी वक्त था। इसी वक्त से फायदा उठाती हुई वो उसी इमारत के दूसरे फ्लोर पर मौजूद अपनी दोस्त हिना के घर जा रही थी। वो सुनैना को हिना के घर जाने का बताकर ही निकल आई थी। हिना भी मजहबी एतबार से ईसाई थी और बचपन से ही उसके हम जमाअत थी। एक इमारत की रिहाइश होने की और एक ही जमात में होने के बायस दोनों में गहरी दोस्ती थी। अब वो तीसरे फ्लोर के जीने से उतर रही थी जब अचानक निगाह सामने पड़ी और न चाहते हुए भी एकदम ही थम गई थी। आंखों का मजीद झम बैठाए बगौर सामने देखा था। सीढ़ियों से नीचे उतरती ही दाईं तरफ वो अनु के फ्लैट के आगे खड़ा था। सिया टी शर्ट, नीली पुरानी जीन्स, जेबों में हाथ डाले मुस्तरब सी कैफियत में बार बार जेब से हाथ निकालकर फ्लैट की घंटी बजा रहा था।
वो कैसे उसे भूल सकती थी। उस दिन मैदान वाले वाक़ये के बाद आज उसे 2 हफ्ते बाद देखा था और 1 सेकंड के बार हुए हिस्से में उसका जहन उसकी शिनाख्त कर चुका था। वो यूं ही साकिन खड़ी उसे देख रही थी जब अचानक जहन में ख्याल आया, अनु का छोटा भाई जो वुड का हम जमात था और कल उसी ने जिक्र किया था कि वो लोग कहीं गए हैं। उसी ख्याल के जेर असर वो बेसाख्ता चंद कदम आगे बढ़ी और उसके बराबर में जाकर बोलने के लिए लब खोले थे। उसी लम्हे लड़के ने सरमाएगी से रुख मोड़ा था। वो अनु शायद यहाँ नहीं है, कहीं गए हैं वो लोग। जोई ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया था। लड़के के देखने का अंदाज अजीब था। वो अपना एतमाद खो रही थी। लड़का चंद सेकंड खामोश खड़ा उसे देखता गया और अपनी यूं ही सपाट चेहरे के साथ रुख मोड़े दरवाजे पर दस्तक देने लगा था। हैं, उसे सुनाई नहीं दिया क्या? मैंने तो बताया है तो कि वो लोग घर पे नहीं हैं। जोई को हैरत का शदीद धचका लगा था। अनु के दोस्त हैं ना आप? उसने कोई जवाब ना देने पर और बेनियाजी से बरतने पर जोई ने फिर से सवाल किया था। आपकी बार जवाब देना तो दूर की बात, उसने रुख मोड़कर देखना भी मुनासिब नहीं समझा था। जोई को उसकी ये बेनियाजी अजीब तरह से खली थी। क्या इसे सुनाई नहीं देता? वो ओह जीसस, हैरत से आंखें खुल गई थी। दिमाग ने तो 180 की रफ्तार से फिर की घुमाकर नतीजा हासिल कर लिया था, लेकिन दिल को यकीन नहीं आया था। वो फिर से उसके मुखातिब हुई थी। देखें, वो लोग यहाँ नहीं हैं। शायद अर्जेंट कहीं जाना पड़ा है उनको, पता नहीं क्यों, पर हमदर्दी जाग रही थी उसके लिए। वो उसे पूरी तफसील दे रही थी, लेकिन लड़के ने अब की बार भी देखना गवारा नहीं किया था। उसके चेहरे के तासुरात इतने सपाट थे कि वो सोचे बिना ना रह सकी कि वाकई में उससे सुनाई नहीं दे रहा है। लड़का अब से उससे बेनियाजी बरतता हुआ फिर से फ्लैट की घंटी बजा रहा था। वो इतनी तजबस का शिकार हुई कि हिना के घर जाने के बजाय फिर से वापस ऊपर चढ़ने लगी थी। फ्लैट का दरवाज़ा बंद करते ही निगाहें सामने सुनैना पर पड़ी थी, जो लाउंज में बैठी खराब व खस्ता रेडियो के एंटीने से जोर आजमाई में मसरूफ थी। और एंटीना था कि सेट होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो अब रेडियो के ऊपर धड़ धड़ थप्पड़ रसीद कर रही थी। इस तशद्दुद के दौरान अचानक सामने निगाह जोई पर पड़ी तो हैरानगी से भवें उचकाए सवाल किया था, क्या हुआ? तुम तो हिना की तरफ जाने के लिए निकली थी, क्या गई नहीं? पर वहां तो वो वर्ता हैरत में मुब्तला आंखें बंद बिना झपकाए खड़ी थी। सुनैना, वो सुन नहीं सकता, मुत्तहर से लहजे में कहते हुए आगे बढ़ी थी। कौन सुन नहीं सकता? सुनैना के अंदाज में हैरत से ज्यादा तजस्सुस की झलक थी। वही अनोखा दोस्त, बहरा है बेचारा। चेहरे पर अनगिनत परेशानी सजाए वो वजाहत दी थी। तुम्हें कैसे मालूम पड़ा ये सब? सुनैना रेडियो एक तरफ रखा और मुकम्मल तौर पर उसकी तरफ मुतवज्जा हुई थी। मैं अभी हिना के घर जाने के लिए नीचे उतरी तो अनु लोगों के फ्लैट की बेल बजा रहा था। जोई ने अलिफ से लेकर ये तक सारी बाबत सुनैना के गोशे गुजारी की और बात सुनने के बाद अब उसकी आंखों में भी हैरानगी थी। अफसोस हुआ बहुत, बेचारा। सुनैना ने गहरी सांस खारिज की, ताज्जुब भरे लहजे में अफसोस का इजहार किया था। हाँ, मुझे भी, खोए हुए से लहजे में ताकीद थी। सुनैना अब फिर से रेडियो उठा चुकी थी, इसीलिए ये बात मामूली थी शायद, लेकिन जोई के लिए नहीं। उस लड़के की एक अजीब हमदर्दी महसूस होने लगी थी। हिना के घर जाने का इरादा मुकम्मल तौर पर तर्क करते हुए वो मरियल कदम उठाती बालकनी पर आ गई। रेलिंग पर कोहनियां टिकाए और चेहरे को उदासी से हाथों पर टिका दिया था। उस दिन उस लड़के को देखकर वो उसके मुफलिस होने पर उदास थी और आज उसकी कुव्वत समाअत ना होने पर दिल मजीद उदासी से भर गया था। अचानक निगाह फिर से सामने मैदान में उसी बेंच पर पड़ी। वो वहीं बैठा था। कितनी ही देर वो बेसबब उसे वहीं खड़े तकती रही थी और फिर शाम के गहरे साए फैलते ही कदम कमरे की तरफ बढ़ा दिए थे। दारांग विला के देवड़ी से अंदर लाउंज की राहदारी में दाखिल होते हुए दारान और अनिल के कदम एक साथ थमे थे। वो रात के 10 बजे दारांग विला पहुंचे थे और इससे अभी अंदर दाखिल हो ही रहे थे कि राहदारी में असफंद मलिक की आवाज़ की बाज़गश्त सुनाई दी। मिस्टर एल्बर्ट, दारांग अभी घर नहीं है। कब आएगा कुछ पता नहीं, वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा है। आप प्लीज़ अभी चले जाएं यहाँ से, मुझे दारांग में कोई तमाशा नहीं चाहिए। असफंद मलिक की खरख्त लहजे में किसी पर बोल रहे थे। दारांग ने तेजी से कदम आगे बढ़ाए, साथ ही अनिल ने भी तजस्सुस में कदम मजीद तेज किए थे। जैसे ही राहदारी से आगे वो दोनों हॉल नुमा इस बड़े से लॉन्ज में दाखिल हुए, सामने ही विलियम एल्बर्ट अपने 5-6 सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ गुस्से और रोब में भरा खड़ा था। उसके बिल्कुल सामने ही मलिक असफंद और रूबी मुस्तरिब खड़े थे। नहीं, मैं यहाँ से बात के बिना नहीं जाऊँगा, बुलाओ उसको।
विलियम एल्बर्ट ने दो टूक लहजे में ऊंची आवाज में अपना फैसला सुनाया था। इसी दौरान हॉल में मौजूद तमाम नफूस की निगाह एक साथ दारान और अनिल पर पड़ी। असफंद मलिक तेजी से दारान की तरफ बढ़े थे। शुक्र है दारान, तुम आ गए। देखो ये क्या मामला है, मेरी तो समझ से। असफंद मलिक परेशान और बेजार लहजे में वजाहत देते अभी आगे ही बढ़ रहे थे जब विलियम की काटदार आवाज हॉल में गूंजी थी। दारांग, मेरी बेटी कहाँ है? विलियम की आवाज में गरज और गुस्सा शामिल था। विलियम एल्बर्ट लॉस एंजलिस का एक मालदार बिजनेसमैन और रीना विलियम का बाप था। दारान और अनिल की आंखें एक साथ हैरत में फैली जबकि विलियम गुस्से में बिफरता हुआ दारान की तरफ बढ़ा था। मेरी बेटी रीना, उसका पूछ रहा हूँ तुमसे, कहाँ है वो? तुम्हें मालूम भी है उसने क्या किया? विलियम ने आंखें निकालते हुए चबा चबा कर सवाल पूछा था। दारान ने जवाब तलब करने के लिए बोलने के बजाय एक आईब्रो झुकाए। रीना ने तुम्हारे लिए इस्लाम कबूल कर लिया है और वो कल से घर से गायब है। कहाँ है मेरी बेटी? विलियम अब आपे से बाहर हो चुका था। वो ये अनोखा इंकशाफ करने के बाद गुस्से से आगे बढ़ा। इससे पहले कि वो दारान के गिरेबान तक पहुंचता, अनिल ने फौरन उसके और दारान के बीच हायल होकर उसके सीने पर हाथ धरा। आराम से मिस्टर विलियम। दारान कैसे जान सकता है आपकी बेटी कहाँ है? हम अभी बाहर से आ रहे हैं और सुबह फिल्म की शूटिंग के लिए निकलना है हमें। दारान के बजाय अनिल ने नाक भींचते हुए सख्त अल्फाज में जवाब दिया था। एक सेकंड के तौक़ुफ़ से पहले कि विलियम मजीद कुछ बोलता, अनिल ने कुछ याद आ जाने जैसे अंदाज में हाथ पेशानी पर रखा था। एक मिनट। अनिल ने तेजी से मोबाइल स्क्रीन पर उंगलियां चलाई। रीना के बार बार फोन करने का मकसद अब समझ आ रहा था। विलियम अब भी दारान की तरफ होनहार निगाहों से घूर रहा था। उसकी पेशानी पर जहां बल मजीद गहरे हो रहे थे वहां कनपट्टी की रगें अभी भी उभरने लग गई थी। जहन में विलियम की बात हथौड़ों की तरह लग रही थी। रीना ने तुम्हारे लिए इस्लाम कबूल कर लिया है। अनिल लब भींचे फोन कान से लगाए खड़ा था। दूसरी तरफ रीना ने बहुत जल्दी फोन उठाया। हेलो। अनिल ने रस्मन हेलो कहते ही मोबाइल का स्पीकर ऑन किया और फोन को हाथ में सीधा पकड़ लिया था। मुझे दारांग से बात करनी है। रीना की आवाज फोन से उभरी थी। वो आरजू लहजे में दारांग से बात करने की ख्वाहिश जाहिर कर रही थी। विलियम की पेशानी पर उभरे शिकन और रोब भड़क से ओढ़ा था। दारान ने लब भींचे एक निगाह विलियम पर डाली और जेब से हाथ निकालता बड़े वकार से अनिल के हाथ में फोन पकड़ के फोन के करीब हुआ। हेलो। भारी गरजदार बेजार लहजा। दूसरी तरफ तो जैसे उसकी आवाज ने रीना को पुरजोश कर दिया था। दारांग प्लीज मुझसे बात करो, मैं मिलना चाहती हूँ तुमसे। देखो मैंने क्या किया, आज तुम्हारे प्यार में इस्लाम कबूल कर लिया। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। वो एक ही सांस में अपनी सारी बेताबियां और कुर्बानियां बयान कर गई थी। विलियम का चेहरा नदामत और गुस्से से सुर्ख हुआ। वो बामुश्किल खुद को जब्त करने पर मजबूर हो गया था, मगर जिसके लिए रीना ने अपना मजहब तक तगीर दिया था, त्याग दिया था, वो तो खून आशाम निकाहों से फोन को कुछ यूं घूर रहा था जैसे बस चले तो यहीं से गर्दन दबोचकर रीना को बाहर निकाल ले। लेकिन मैं नहीं चाहता। जब्त के आखिरी दहाने पर खड़े होकर मुख्तसर रूखा जवाब दिया था। दारांग, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। मैंने तुम्हारे लिए अपना मजहब। वो चीख उठी मगर बात दारान की गुर्राहट में दबकर रह गई थी। सो व्हाट? मैं मुस्लिम तो क्या, किसी भी मजहब की पैरोकार से शादी नहीं करूंगा। और मेरी बात कान खोल कर सुन लो, आज के बाद तुम्हारा बाप मेरे घर और गिरेबान तक पहुंचा तो नतीजे की जिम्मेदार तुम होगी। काटदार लहजे में कहते जिसमें किसी किस्म के कोई लिहाज नहीं था। दूसरी तरफ तो जैसे सख्ते जैसी खामोशी तारी हुई थी। दारान ने एक कटीली निगाह विलियम के हवाई उड़े चेहरे पर डाली और कदम अपने कमरे की तरफ बढ़ा दिए थे। अनिल भी गुस्से में फोन हाथ में थामे विलियम के करीब हुआ। रीना, घर वापस आओ। विलियम ने आंखें चुराते हुए गुस्से में फोन के करीब होकर कहा था। डैड? फीके से लहजे में दूसरी तरफ से रीना के दूर से आती आवाज थी। हाँ, घर वापस आओ फौरन। विलियम ने दांत पीसते हुए हुक्म दिया था। अपने सिक्योरिटी गार्ड्स की तरफ देखा और कदम तेजी से बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ा दिए। अनिल ने फोन बंद किया और दारान के कमरे की तरफ चल दिया। रूबी गर्दन को खम देकर असफंद मलिक के करीब हुई थी। जब भी निकलेगा कफर के कलमात निकालनेगा मुंह से। जाहिल कहीं का। मैं मुसलमान नहीं हूँ। मैं मुस्लिम लड़की से शादी नहीं करूंगा। इतने अमीर बाप की बेटी ठुकरा दी। विलियम अल्बर्ट की इकलौती बेटी ठुकरा दी। रूबी के लहजे में दारान के लिए बिला का तासुफ और गुस्सा था। उछलो मत ज्यादा, ये मत भूलो कि तुम इसी कुफ्र के कलमात कहने वाले की कमाई खाती हो और तुमसे बेहतरीन कौन जानता है कि वो इस्लाम से मुंतफर क्यों है।
अपने बेटे की फिक्र करो, आजकल रात भर बाहर रहने लगा है। असफन मलिक ने ठहरे मगर काटदार लहजे में तंज के तीर बरसाए थे। रूबी ने तुनक कर असफन मलिक की तरफ देखा था, लेकिन वो उसकी तरफ बिना देखे ही कदम ऊपर की जीने की तरफ बढ़ा चुके थे, जो लॉन्च के वस्त से ऊपरी मंजिल की तरफ चढ़ते थे। रूबी के चेहरे पर माजी के साए लहरा गए थे। मलिक हाउस के बिल्कुल ऊपर सूरज पूरी तमाजत से चमक रहा था। छोटे से लॉन में लगे एक अदद दरख्त की शाखों पर चिड़ियां दबक रही थीं, दुबक कर बैठी, आंखें मूंदे धीरे धीरे से सांसें ले रही थीं। सिया सीमेंट से बने फर्श वाली देवड़ी में पुरानी सी कार खड़ी थी, जिसे वो रगड़ रगड़ के धोने में मसरूफ था। बनियान के नीचे सफेद शलवार पहने, हाथ में पानी गिराता पाइप पकड़े, वो कार को दिलो जान से धो रहा था। 22 साला यावर मलिक को अपने बाप की इस आखिरी निशानी से बेहद लगाव था। यही वजह थी हर छुट्टी के दिन वो नाश्ते के फौरन बाद पूरी लगन से यही पहला काम करता था। उसे बीए करने के फौरन बाद ही एक निजी पेस्टिसाइड कंपनी में मुलाजमत मिल गई थी। बड़े भाई ने बड़ा जिगरा किया, कार उसके हवाले कर दी। बस तब से ये कार उसकी कुल कायनात थी। वो यूं ही गुनगुनाते हुए कार धो रहा था जब घर के लॉन्च से उभरती आवाजों पर कान खड़े हुए थे। देवड़ी से एक जीना चढ़कर खुलता लकड़ी का दरवाजा सीधा मलिक हाउस के लॉन्च में ले जाता था, जहां का मंजर हौलनाक था। उमर रसीदा दस्तगीर बेगम बड़ी शान से पलंग पर विराजमान झुरी ज़दा हाथों में पकड़ी तस्बीह के दाने घुमा रही थी। उसी पलंग के एक तरफ बैठी रूबी मलिक 3 साला दारान के दोनों हाथों को मजबूती से दबोचे बैठी थी। दारान के तन पर एक अदद नेकर के अलावा कुछ भी नहीं था। उसके जिस्म पर और चेहरे पर जगह जगह चावल चिपके हुए थे। पलंग से कुछ दूर फर्श पर चावल बिखरे हुए थे और अजमत वहीं गुस्से में खड़ी फर्श को घूर रही थी। इसमें से कुछ दूरी पर खड़ी कई कुर्सियों पर 2 साला बुरहान और 3 साला फायका मुंह लटकाए हुए बैठे थे। आंखें नीचे कर रूबी ने चीखकर कहा और साथ ही पूरी कुव्वत से खींचकर थप्पड़ दारान के काल पर रसीद किया था। 3 साला दारान के दोनों हाथ को मजबूती से थामे वो उसे गुस्से से घूर रही थी, जबकि वो निडर अंदाज में पूरी आंखें खोले रूबी की आंखों में झांक रहा था। उम्मीद है आप सभी को नावल अच्छा लगा होगा। ये अभी कंटिन्यू रहेगा, आगे का नावल आगे के पार्ट्स में आपको मिलता रहेगा। मैं डेली बेसिस पे इसके एपिसोड्स अपलोड करने की कोशिश करूँगी, अदरवाइज़ एक दिन के गैप से भी हो सकता है कि पोस्ट हो जाए। अगर नावल अच्छा लगा हो तो इसके आगे के पार्ट्स के साथ जुड़े रहिएगा। जब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। मिलती हूँ इस नावल के नेक्स्ट पार्ट के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।